हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लासेस में हमने उबंटू का सर्वर इंस्टॉलेशन करना सीखा था। उसके बेसिक कमांड्स वगैरह हमने देखा था। एसएसएच भी हमने उसमें कुछ सीखा था। अब जैसे अगर हमें नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है, जैसे जो टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, जैसे कि डीएनएस सर्वर्स है, आपके फाइल सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स है, एक्टिव डायरेक्टरी है, या डायरेक्टरी सर्वर्स आप कह लो, तो ये सब भी हमें करना होगा। तो उसके लिए जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम साइड बाय साइड उसको करेंगे, मतलब एक साथ हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे। उससे क्या है, हमें वो टेक्नोलॉजी कंपेयर करने में और सीखने में काफ़ी सहायता मिलेगा कि कैसे हम सेम टेक्नोलॉजी दो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे डालते हैं और दोनों में कितना डिफरेंस है। तो जैसा कि हमारा उबंटू का सर्वर ऑलरेडी तैयार है, हम क्या करेंगे, विंडोज़ का जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, और उस पर हम साइड बाय साइड, मतलब उबंटू और विंडोज़ पे दोनों पे हम वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाके विंडोज़ 2019 सर्वर ISO डाउनलोड ये करना पड़ेगा, या आप 2022 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी हम अपने काम के लिए ये कर लेते हैं। तो इसमें एक ना माइक्रोसॉफ्ट का आपको एक ये इवेल्यूशन सेंटर का आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखोगे ये ISOs की लिस्ट है, ये उसके जो लैंग्वेजेस हैं वो है। तो फ़िलहाल अभी हमें इंग्लिश में ही करना है इसको। तो ये जो ISO डाउनलोड है ना, इस पर मुझे क्लिक करना है। VHD होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। अगर आपके यहाँ जैसे हाइपर वी है, या आपके पास आप चाहते हो कि इसको आप VMware में यूज़ करें, तो आप ये जो इमेज है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा होता है। तो फिलहाल हम इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ में आप चाहे तो जो क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट का एजर, तो वहाँ पे भी आप चाहे तो बना सकते हैं। तो क्लाउड हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे उसको, कि वहाँ पे कैसे सर्वर्स बनाते हैं। वहाँ पे भी ऐसे इमेजेस ही होते हैं, इमेजेस को ही वो उसके थ्रू ही सर्वर्स बनाते हैं। फ़िलहाल हम एक फ़िज़िकल मशीन पे या एक वर्चुअलाइज मशीन पे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके कुछ कमांड्स वगैरह हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये लगभग 5.3 GB का है। जैसे ये डाउनलोड होता है तो वैसे मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगा। तो हमारा यहाँ पे विंडोज़ जो है हमारा ये डाउनलोड हो गया है। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा न्यू पे, यहाँ पे लिख दूँगा विन सर्वर। ठीक है। ये मेरा यहाँ पे मेरा जो भी वर्चुअल मशीन के जो फाइल्स है वो यहाँ पे होगा। मुझे एक ISO देखना पड़ेगा, ISO कहाँ पे है। तो ये ISO है, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन को मैं कर दूंगा स्कीप, और यहाँ पे जाऊँगा। ऑलमोस्ट सब चीज़ें तो ठीक है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसके बाद मुझे सेटिंग्स पे जाना होगा, और बेसिक पे जाके ये जो रैम है इसको 4 GB कर देता हूँ, 4096। फ्लॉपी को नीचे कर दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, और यहाँ से हो जाएगा डिस्प्ले। ठीक है। ये सब देखो, जो सेटिंग्स है अपने आप इसने ले लिया है। हार्ड डिस्क वगैरह 50 GB, तो जो रिकमेंडेड है वो इसने ले लिया है। ठीक है। यहाँ पे एक जो काम है वो ये करूँगा कि मैं ब्रिज अडेप्टर ले लूँगा। ये ब्रिज अडेप्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ब्रिज आ गया। ये USB 3.0 है, USB शेयर फोल्डर। ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया। मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और देखूँगा कि मेरा CD से बूट होता है कि नहीं। तो मेरा जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे, वर्चुअल बॉक्स, ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए मेरा विंडोज़ मेरा बूट होने लग गया है, मतलब CD से बूट हो रहा है। बस इसका जो इंस्टॉलेशन है बिल्कुल वैसे ही है अपने विंडोज़ 10 या 11 की तरह, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये स्क्रीन पे जो भी कुछ पूछेगा आपको डालना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो जो पहला जो स्क्रीन आएगा वो ऐसे आएगा। यहाँ पे आपको बस आपका
जो लैंग्वेज है वो सब चूज़ करना है, कीबोर्ड वगैरह चूज़ करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है यहाँ पे। इसके बाद ये पूछेगा हार्ड डिस्क के बारे में और कुछ सेटिंग्स पूछेगा, वो आपको डालना होगा। ये आपको वर्ज़न के बारे में पूछेगा कि आपको कौन सा वर्ज़न चाहिए, और साथ में एक जो यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे। जैसे अगर आप ये वाला चूज़ करते हो तो इसमें आपको क्या होगा, डेस्कटॉप में आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल काले से विंडो में सब चीज़ चलेगा जैसे लाइनक्स का चलता है। तो पहले ऐसा कभी विंडोज़ के अंदर था ही नहीं, जैसे लाइनक्स में है ये बिल्कुल वैसा ही है। तो बिल्कुल विंडोज़ वालों ने लाइनक्स का जो लाइनक्स में जैसे उनका सिस्टम होता है बस उसको ही अपनाया है। ये स्टैंडर्ड वर्जन है, डेटा सेंटर वर्जन है, दो ही वर्जन आते हैं मेनली। तो मैं फ़िलहाल डेटा सेंटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और फिलहाल तो ये मेरा इवैल्यूएशन मोड पे चलेगा, मतलब कुछ दिन मुझे ट्रायल मोड इस पर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जो डेटा सेंटर वर्जन है वैसे बहुत भारी होता है, स्टैंडर्ड में थोड़े कम फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टम करूँगा, और ये देखिए मेरा ये जो हार्ड डिस्क है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया है। यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है इसके बाद ये कंप्लीट होगा, उसके बाद यूज़र नेम वगैरह कुछ मांगेगा, वो सब हम डाल देंगे, उसके बाद हमारा सिस्टम ये तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि ये वर्चुअल मशीन है, वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है क्योंकि इससे ड्राइवर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे चीज़ जो होते हैं हमारे विंडोज़ सर्वर के अंदर, तो वर्चुअल मशीन में आराम से इंस्टॉल हो जाता है, चाहे आप VMware में हो, चाहे आप हाइपर-वी में हो या किसी और में, ठीक है। जैसे आप फिज़िकल हार्डवेयर पे कभी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके जो हार्डवेयर है, कोई डेल का या किसी बड़ी कंपनी का, HP कंपनी का बड़ा सा ब्लेड सर्वर है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होते हैं ना वो रेड कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। तो रेड क्या है, रेड कहने का मतलब है कि इसमें कई अलग अलग टाइप के जो हार्ड डिस्क है उसको मतलब वर्चुअलाइज कर दिया जाता है, या फिर उसको सेटअप कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि वो एक हार्ड डिस्क बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक जो हमारा हार्ड डिस्क ख़राब हो गया, उसमें से कुछ हार्ड डिस्क ख़राब हो गए, तो आपका जो डेटा है कहीं ख़राब नहीं होता, मतलब आपका जो डेटा है वो वैसे ही रहता है किसी और ड्राइव में, मतलब जो डेटा जो कॉपी जो होता है ना वो किसी और जगह हो जाता है। तो वो 4-5 जो आपका डिस्क जो भी है, अगर रेड कॉन्फ़िगर करते हो तो आपका वो डेटा सेव कर लेता है। तो ऐसे जो रेड जो ड्राइवर होते हैं या रेड के जो कंट्रोलर होते हैं, उनका जो ड्राइवर है ज़रूरी नहीं कि वो विंडोज़ के अंदर मिल जाए। जैसे यहाँ पे इसको अगर स्टोरेज का ड्राइवर मिल गया तो इसने हार्ड डिस्क दिखा दिया, कभी कभार ऐसा होता है कि वो हार्ड डिस्क दिखाता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होगा, या तो आपके जो सर्वर है, सर्वर का भी CD होता है या उसका भी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वो आपको फिज़िकली पेन ड्राइव में या कैसे भी उसको वहाँ पे आपको डालना होगा। मोस्टली CDs आते हैं, तो CD में आप वहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, जैसे हार्ड डिस्क अगर नहीं आ रहा आपका तो आपको क्या करना होगा, पहले आप विंडोज़ का जो CD है या पेन ड्राइव से कर रहे हैं, अगर पेन ड्राइव से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर CD डाल के, मतलब जो ड्राइवर का जो CD है आपके ऑपरेटिंग जो हार्डवेयर का, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो ड्राइवर है ना उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसे विंडोज़ बूट होता है तो पहले वो दिखता है कि मुझे हार्ड डिस्क मिल रहा नहीं मिल रहा। अगर हार्ड डिस्क नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पे रियल टाइम में, मतलब सेम टाइम पे आप वहाँ पे हैव डिस्क करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करके जो CD के अंदर जो है, जो आपके सिस्टम या सर्वर के अंदर जो CD आया है उस पर उस ड्राइवर को आप फिर से उसमें लोड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो विंडोज़ है वो हार्ड डिस्क उसको मिल जाएगा और उससे भी आप कर सकते हो। ऐसी सिर्फ इसकी बात नहीं, जैसे नेटवर्क का डिवाइस के बाद नहीं चलता है तो उसको भी हम कर सकते हैं, या अगर फिज़िकली आप उस सिस्टम के पास बैठे हो तो आप CD लगा के भी उसको ठीक कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आते थे पहले, अभी तो काफ़ी स्मूथ हो गया, काफ़ी सारे ड्राइवर्स वगैरह अब ये अपने आप ही ले लेता है। तो वो सब भी हम देखेंगे। फ़िलहाल मेरा ये जो विंडोज़ है ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है, बस सभी सर्विसेज वगैरह इंस्टॉल करेगा और यहाँ पे हम इसको अपने यूज़र नेम वगैरह कन्फिगर करेंगे। तो ये
एक बार रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद ये आपको कस्टमाइज़ करने का सेटिंग देगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब लाइनक्स में इसको रूट बोलते हैं, और ये सबसे ऊपर का यूज़र है। इसको हर तरह का परमिशन होता है जिससे आप कुछ भी विंडोज़ के अंदर सेटअप कर सकते हैं। तो इसका मैं फ़िलहाल एक पासवर्ड देता हूँ। और ये फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स ये बोलेगा। अब ये क्या करेगा, जो यूज़र का जो मैंने बनाया है एडमिनिस्ट्रेटर का, इसका एक प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करेगा और सिस्टम को लोड करके देगा आपको। थोड़ा वेट करते हैं। तो ये इस तरीके से आपको स्क्रीन देगा। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या आपको एक बार स्पेस वगैरह दबाना होगा, तो ये आपको लॉगिन विंडो दे देगा। फ़िलहाल मैं इनपुट पे जाता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड, ये बोल रहा है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट टू अनलॉक। तो ये मैं जो की स्ट्रोक है ये मैं सेंड करता हूँ उसको, तो ये ऐसे इस तरह से आ जाएगा। अभी मुझे पासवर्ड पूछेगा, ये मैंने पासवर्ड डाला, और जैसे मैंने एंट्री करूँगा मैं इस पर, ये मेरा यूज़र प्रोफाइल सर्विस को अब लोड करेगा और यूज़र सेटिंग्स को लोड कर रहा है। तो इसके जो सर्विसेज होते हैं थोड़े से जो डेस्कटॉप होते हैं उससे अलग होते हैं। ये कई तरह के सर्विसेज जो है जो सर्वर को चलाने के लिए चाहिए होते हैं उसको लोड करते हैं ये। तो इसलिए थोड़ा सा ये हमारा जो नॉर्मल विंडोज़ 10 है या 11 है उससे थोड़ा अलग होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये काफ़ी भारी होता है। कहने का मतलब ये है। अब जैसे कि मेरा सिस्टम आ गया है, देखिए ये सबसे पहले इसने क्या किया, नेटवर्क जो है उसको अपने आप ही इसने उठा लिया, मतलब नेटवर्क ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे मेरा नेटवर्क सब चल सकता है। उसके बाद का जो स्क्रीन है वो यही आएगा, सर्वर मैनेजर एक आएगा, जिससे आप सर्वर के जितने भी टूल्स वगैरह हैं ना उसको एक जगह पे मैनेज कर सकते हो। पहले के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नहीं हुआ करता था, बाद में इन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। मतलब एक जगह पे हम जितने भी हमारे टूल्स वगैरह हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उसको मैनेज कर पाएँ। ऐसा एक विंडोज़ एडमिन सेंटर का एक आएगा, इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको एक विंडो दिखाई देगा। फ़िलहाल अभी मेरा ये छोटी स्क्रीन पे है, मैं चाहूँगा तो इसको बड़ा कर सकता हूँ। तो इसमें हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे छोटा स्क्रीन वगैरह आया तो इसमें कई बार होता है कि डिस्प्ले नहीं होता या ढंग से इसका दिखाई देता नहीं है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले है मेरा, ये देखिए बेसिक है ये, ठीक है। और भी जैसे ये बेस सिस्टम वगैरह है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है नहीं। प्रोसेसर तो बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, जो मैंने प्रोसेसर वगैरह दिए हैं, ये ऑडियो भी आ रहा है। जैसे स्टोरेज कंट्रोलर है, ठीक है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर ये फिज़िकल सर्वर होता तो उस पर किसी और तरीके का स्टोरेज मतलब कंट्रोलर होता, तो उस टाइम पे इसका कस्टमाइज डिवाइस या जो ड्राइवर होते हैं वो आपको देने पड़ते। बाकी सब चीज़ ठीक है। तो फ़िलहाल मैं ये कोशिश करूँगा कि इसमें मैं एक बार वर्चुअल बॉक्स का गेस्ट एडिट टूल डाल के देखेंगे एक बार, तो शायद इससे और अच्छा हो जाए। तो गेस्ट एडिट क्या करता है, ये एक्चुअली में इसको जो भी ड्राइवर्स जो इसके अंदर होते नहीं है, ये उसी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करता है। तो ये एडिशंस हैं, और ये जितने भी ड्राइवर्स लग रहे हैं ना, ये क्या है, ये लाइनक्स के हैं, ये विंडोज़ के हैं। तो ये है 32 बिट और ये है 64 बिट। एक यहाँ पे ये इसका शॉर्टकट भी दिया है, इसको आप खोलोगे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही अपने आप ड्राइवर उठा लेगा। तो चाहे तो आप यहाँ से खोलो या यहाँ से खोलो, मतलब एक ही है। देखिए अब ये क्या करेगा, ये 64 बिट के जो ड्राइवर्स हैं ये वो लेगा। बस मुझे नेक्स्ट पे जाना है। जैसे 3D सपोर्ट वगैरह है, यहाँ पे गेस्ट एडिशन है, स्टार्ट मेन्यू एंट्रीज वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ करेगा। एक बार रीस्टार्ट करूँगा तो ये पूरे ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करके इसको परफेक्ट कर देगा। थोड़ा वेट करते हैं। तो ये देखिए अभी जैसे मैंने ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल किए, अब एक बार मैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक बार हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कितना फ़र्क पड़ा। देखिए यहाँ पे एक ड्राइवर मिसिंग था अभी थोड़े टाइम पहले, देखिए वो सब बिल्कुल हट गया। मुझे डिस्प्ले से मतलब था, देखिए डिस्प्ले भी मेरा चेंज हो गया। पहले माइक्रोसॉफ्ट या बेसिक ड्राइवर था पहले, अब वो वर्चुअल बॉक्स के खुद के ड्राइवर बन गए, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स का मशीन है ना ये, इसलिए इसमें खुद के ड्राइवर्स होते हैं जो इसको और अच्छे स्मूथ तरीके से इसको चलाते हैं। तो ये इसका काम होता है ड्राइवर्स का, ठीक है। तो फिजिकल सर्वर्स के ड्राइवर्स अलग होते हैं, उसमें हो सकता है आपको कई सारे ड्राइवर्स मैनुअली इंस्टॉल करना पड़े, जो कि पहले काफ़ी चलता था, पहले बहुत करते थे। आजकल तो
विंडोज़ जितने भी नए आ रहे हैं उसमें सब ड्राइवर्स ऑलरेडी होते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको रिबूट कर देता हूँ, एक बार रिबूट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मेरा स्क्रीन वगैरह ठीक होता है कि नहीं। तो ये देखिए जब जब भी शट डाउन होगा पहले सर्विसेज वगैरह स्टॉप करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बैकएंड में चलते रहती हैं जो ये करते रहता है पूरा चेक, और उसको चेक करके ही वो शट डाउन या रीस्टार्ट करेगा। फ़िलहाल अभी सर्वर पे भी कुछ भी नहीं है, मतलब जो नॉर्मल सर्विसेज होते हैं बस वही चल रहा है, तो इसलिए ये ऐसे है। तो अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये थोड़ा मेरा ग्राफिक ड्राइवर जो है ना, अब ये शायद इसको ले ले, तो सेम चीज़ मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा इनपुट पे और कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, और यहाँ पे मैं दूंगा पासवर्ड। तो जैसे मैंने पासवर्ड दिया अब ये फिर से मेरा लॉगिन हो जाएगा। अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, फुल स्क्रीन मोड या स्केल मोड इसको सबको सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं फुल स्क्रीन पे आया, ये देखिए मेरा फुल स्क्रीन मोड आ गया। तो सबसे पहले जब भी खुलता है ये सर्वर मैनेजर होता है, वो पूरा चेक करता है पूरे सर्वर को कि हमारा जो सर्वर है बिल्कुल ठीक ठाक है कि नहीं। अब देखिए जैसे मेरा सिस्टम जैसे मैंने रिबूट किया ना, तो ड्राइवर्स वगैरह अपने आप ही ले लिया, अपने आप ही इसने क्या किया, बड़ा बना दिया। अब आपको लगेगा भी नहीं कि आप वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हो, ये बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल रियल सर्वर है। देखिए अभी इसमें चेक करते गया फाइल स्टोरेज सर्विसेज, लोकल सर्वर में कुछ यहाँ पे सर्विसेज में इशूज़ हैं यहाँ पे, तो इसको अभी भी चेक कर रहा है, ये बताएगा। जैसे मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँ ना, तो आपको ये बताएगा कि ये सब चीज़ें अभी चल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे इशूज़ हैं कई सारे, तो इसको हम एक फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। ये एक बीपीए रिज़ल्ट आता है इसके अंदर, बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइज़र इस विंडोज़ के लिए, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसके बारे में। इसके अंदर जैसे मैनेज करने के लिए, तो मैनेज में इसमें और भी रूल्स वगैरह डालने के लिए या सॉफ्टवेयर डालने के काम आता है। ये टूल्स है कई सारे जो सर्वर को मैनेज करने के काम आता है। तो फ़िलहाल ये हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्या चाहता था कि जैसे हमने लाइनक्स में जो काम किया था क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी से कंपेयर करेंगे। ये फ़िलहाल थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दिया, ये ग्राफिकल है। अगर हमने नॉन ग्राफिकल विंडोज़ यूज़ किया होता तो ये ग्राफिकल नहीं आता, सिर्फ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आता या पावर सेल, और वहीं से हम पूरा काम करते, ठीक है। तो बिल्कुल लाइनक्स की तरह ही है अभी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाइनक्स का भी सिस्टम जो है ना वो चल जाए। तो फ़िलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं लाइनक्स के सर्वर को। फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं भी ठीक कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से मेरे दोनों सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरफ है उबंटू लाइनक्स सर्वर और यह है विंडोज़ सर्वर, अब दोनों मेरे स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इस पे काम करेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा जो पुट्टी था, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया था, इस लाइनक्स के सिस्टम में हमने लॉगिन किया था। तो जैसे फ़िलहाल ये सर्वर जो था बंद था, तो मेरा कनेक्शन कट गया है। इसको अगर क्विकली आपको चालू करना है तो इसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए तो ये फिर अगर आपका आईपी वगैरह चेंज नहीं हुआ है, वही आईपी है, तो ये फिर से ले लेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, ये इस तरीके से मैं इसको दे दूँगा। अब ये देखिए अब ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। लॉगिन के लिए ये हमारा था डब्ल्यू से आपको पता चल जाएगा कि आप इस पर SSD से SSHD इससे आप कनेक्टेड हैं, मतलब आप रिमोटली सेल से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये मेरा SSH क्लाइंट है पुट्टी, इससे मैं इस सर्वर पर कनेक्ट हो गया। इसका देखो, इसका दो तरीका है करने का, या तो मैं इस पर RDP करूँ, RDP मतलब ये, तो ये RDP क्या होता है, इसके अंदर ना एक आपके जो भी सिस्टम होते हैं, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्वर मैनेजर, और इसके अंदर मुझे ना जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज है उसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी इनेबल्ड है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए रिमोट मैनेजमेंट, रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये डिसेबल्ड है, इसको यहाँ पे आपको ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आता है, इसको करना पड़ेगा अलाउ रिमोट कनेक्शंस टू दिस कंप्यूटर, ठीक है। मतलब मैं अलाउ कर रहा हूँ कि कोई और सिस्टम से मैं इस पर कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, जो फायरवॉल है ना, एक्सेप्शन विल बी इनेबल्ड, मतलब इसका जो फायरवॉल का एक्सेप्शन अपने आप, मतलब फायरवॉल के रूल बन जाएंगे। इसके अंदर भी एक फायरवॉल होता है, तो वो क्या करेगा, जो इसका जो पोर्ट है, जो पोर्ट नंबर है 3389,
उसको क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा कि बाहर से जो भी कनेक्शन इसके अंदर आए वो पोर्ट नंबर 3389 पे अलाउ हो जाए। तो ये उसके लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा और ये मैंने अलाउ कर दिया और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा इनेबल हो गया। अब एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, शायद चल जाए। तो फिलहाल मैं अंदर से नहीं करना, मुझे मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से करना होगा, विंडोज़ 11 से। तो ये मेरा रन कमांड था, यहाँ पे मुझे MSTSC करना पड़ेगा और ये कुछ इस तरीके से ये खुलेगा। ये मेरा विंडोज़ 11 का है। तो इसका जो IP है, इसके IP को मैं कोशिश करूँगा कि उससे मैं कर पाऊँ। तो इसका जो IP आपको चेक करना होगा वो कहाँ से करना होगा, एक नेटवर्क वाला यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप जाएंगे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटस पे आप जाएंगे तो सो अवेलेबल नेटवर्क्स है, चेंज कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ है, चेंज अडेप्टर है और भी कई सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिलहाल कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। बाकी हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी तुरंत इसको निकाल सकते हैं चाहें तो। बाकी ग्राफिकल हम देख रहे हैं एक बार ग्राफिकल करके। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले दबा दिया लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा। एक्चुअली स्टेटस के अंदर इसको बताना चाहिए। ये ईथरनेट जो है ये मेरा ये कनेक्टेड है। ईथरनेट मतलब जो आपके सिस्टम में, जो सर्वर में आपका एक पोर्ट होता है उस पर आपका वायर डलता है। जो लैपटॉप होते हैं उसमें तो वाईफाई से कनेक्ट होता है, उसमें भी होता है वैसे आपका ईथरनेट का जो अडेप्टर है वो, उसमें आपके जो नेटवर्क का जो वायर है उससे चला जाएगा। तो ये जितने भी सर्वर्स होते हैं उसमें ईथरनेट से ही कनेक्टेड होता है। उस पर वाईफाई का सिस्टम मतलब रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि थोड़ा वो उसका जो बिहेवियर है वो अलग है। ये जो ईथरनेट होते हैं ये काफ़ी फास्ट होते हैं, सर्वर का खासकर जो सर्वर के हार्डवेयर होते हैं इसमें। तो इसलिए इसको तार से जोड़ते हैं ताकि वो बहुत फास्ट तरीके से सर्वर चले। तो ये मैंने एक बार इसको नेटवर्क कनेक्शन पे गया, ये मेरा नेटवर्क का है। ठीक है, ये मेरा इंटेल आर प्रो लिखा आ रहा है, ये नेटवर्क अडेप्टर है। मैं इसके क्या करूँगा, स्टेटस पे चला जाता हूँ। तो ये ऐसा कुछ स्टेटस बताएगा कनेक्टेड है बोल के और डिटेल्स दे देगा यहाँ पे। तो ये मेरा 13 नंबर का IP है, 192.168.1.13। तो ये हमारा सबनेट था 192.168.1.0 का और 255.255.255.0 ये हमारा 24/24 का ये हमारा सबनेट मास्क है। इसके बारे में पढ़ेंगे जब नेटवर्किंग पढ़ना होगा। तो फिलहाल आप ऐसे ही आप लेके चलें इसको। और ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये हमारा राउटर है, क्योंकि मैंने इसको ब्रिज मोड में किया था। तो ये जिस नेटवर्क पे मेरा सिस्टम है, मतलब मेरा जो सिस्टम है जिस नेटवर्क पे, ये उसी नेटवर्क पे आ गया है। मतलब जो राउटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहा है, नेटिंग नहीं कर रहा। नेटिंग भी बताऊंगा मैं, नेटिंग क्या है। तो ये हम बस DNS सर्वर्स को ये करेंगे चेंज बाद में। फिलहाल तो काम चल रहा है, हमारा नेट चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपने आप ही लिया है। तो 13 नंबर का इसका पोर्ट है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से करने की। 13 नंबर था हमारा, ये देखिए 13 नंबर पे इसने ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स दे दिया। मैं मोर चॉइस पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या ना, मुझे इसका यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उसका यूज़र नेम क्या था, ADMINSTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, और जो पासवर्ड जिससे मैंने अभी इस पर लॉगिन किया था। ठीक है, तो वो करके देखते हैं। ये मैंने इस पर लॉगिन कर लिया और रिमेंबर भी कर लेता हूँ ताकि बार बार जरूरत ना पड़े। ये ऐसा कुछ सर्टिफिकेट का बोलेगा, इसने भी बोला था जब इसने तो एक पहला बार जब कनेक्ट किया था तो एक सर्टिफिकेशन के लिए बोला था, यस नो करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही है, ये भी इनक्रिप्टेड है, ये इससे इनक्रिप्टेड, वैसे ये भी इससे इनक्रिप्टेड है एक सर्टिफिकेट के थ्रू। इस सर्टिफिकेट के थ्रू जो भी कनेक्शन है मेरा वो जा रहा है। देखिए ये सर्टिफिकेट भी है ये। तो फिलहाल मैं इसको यस कर दूंगा तो अभी अगली बार ये पूछेगा नहीं। अब हुआ क्या, ये देखिए इसने क्या किया। तो ये मेरा RDP का विंडो है। एक्चुअली में काफ़ी बड़ा है ये, पूरा इसका लेके चलेगा ये। तो एक्चुअल में ये ऐसे दिखेगा, ये RDP है मेरा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल छोटा करता हूँ। तो हुआ क्या, ये अभी जैसे ही मैंने लॉगिन किया यहाँ से उसने लॉग आउट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, ये मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट नहीं करता। जैसे आप कोई लॉगिन करेगा यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, जबकि इस पे ऐसा नहीं था। इस पे आप चाहे जितने चाहे लोग एक बार में आप लॉगिन मतलब कर सकते हैं। इस पे ऐसा नहीं है, यहीं पे इसकी लाइसेंसिंग आती है बीच में।
अगर इस पे आपको बहुत सारे लोगों से लॉगिन करवाना है तो उसके भी लाइसेंस आपको देने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है आपके विंडोज़ और लिनक्स में, ठीक है। तो फिलहाल जो हम करना चाहते थे वो हमने कर लिया है। ये फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मेरा आरडीपी चल गया है, तो आरडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं परफेक्ट हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल इसको साइन आउट कर देता हूँ। मुझे यहाँ से इसको भी फ़िलहाल तो कुछ नहीं करना। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं इनपुट दे देता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी हैं, आप देख सकते हो। होस्ट प्लस डेल से भी ये काम चल जाएगा। फ़िलहाल मैं यहीं पे लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। नेक्स्ट जो आस्क था हमारा, जैसे ये रिमोटली, जैसे पुट्टी है, एसएसएच क्लाइंट है, ये एसएसएच सर्वर को इसने कनेक्ट कर लिया। तो क्या ऐसा कुछ इसमें भी है विंडोज़ में कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट से या पावर सेल से मैं इस पर लॉगिन कर पाऊँ? तो वो भी हमें एक बार उसको करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, पावर सेल मुझे खोलना होगा। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। मैं पावर सेल खोलूँगा, यहीं से पावर सेल खोलूँगा। डायरेक्टली भी खुलता है, बट मैं यहाँ से इस तरीके से भी खोल सकता हूँ। ये मेरा पावर सेल खुल गया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पे लॉगिन करना चाहता हूँ। इसमें कुछ ऐसा कमांड वगैरह है जिससे मैं इस पे लॉगिन कर सकूँ? तो वो हम ट्राई करके देखेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे इसमें SSH होता है ना, वैसे इसके अंदर एक PS रिमोट करके होता है। तो PS रिमोट जो है, पावर सेल रिमोट को कहते हैं। ये SSH का डुप्लीकेट है मान के चले, या उसका कॉपी मान के चलें, या जैसे भी आपको सही आप समझे, तो वो आप मान के चलें इसको। तो इसका जो, अब जैसे यहाँ पे अगर, यहाँ पे क्या था लाइनक्स में, क्या था यहाँ पे हमने ओपन SSH सर्वर डाला था। मतलब हमने, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पे डाल दिया था, लेकिन अभी मतलब रिमोटली इसको चलाने के लिए मतलब कोई ना कोई, मतलब जो रिमोट कंट्रोल का जो सॉफ्टवेयर है वो तो होना चाहिए ना। तो सर्वर बेस्ड, तो सेम जैसे यहाँ पे हमने ओपन SSH डाला, इसके अंदर भी हमें कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो इसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इसके अंदर ही होता है, मतलब PS रिमोटिंग इसके अंदर ऑलरेडी होता है, आपको बस उसको इनेबल करना होता है, ठीक है। तो उसका क्या तरीका करने का, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, पावर सेल जो है ना वो मैं खोलने की कोशिश करूँगा एडमिन से। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है सिक्योरिटी के लिए, जैसे आप नॉर्मल यूज़र से खोलोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको परमिशन नहीं होते। बाकी इसके अंदर जैसे मैंने एडमिन से खोला है ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये क्या करेगा, इससे मैं जो भी इसको कमांड दूंगा ये कर लेगा, ठीक है। तो इसमें कमांड होता है इनेबल, फिर -PS रिमोटिंग। तो अगर मैं टैब मारता हूँ, अगर मेरे को कमांड मिल जाता है, देखिए कमांड मिल गया, अपने आप उसने सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये मुझे कमांड है, बस यही कमांड मुझे डालना है। इसमें और भी जो जानने वाली बातें हैं वो ये है कि ये करता क्या है। ये PS रिमोटिंग बिल्कुल SSH की तरह ही है। ये क्या करेगा, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनेबल करना है, फिर रिमोट से क्या करेगा, रिमोट जो, या कोई जो बाहर का सिस्टम है जैसे कि मेरा है, तो वहाँ से मैं इसमें क्या करूँगा, एंटर PS सेशन करूँगा, फिर कुछ कमांड चलाना है तो इन्वोक कमांड चलाऊँगा। तो ये बिल्कुल इसी का कॉपी मान के चलें, ठीक है, बस कमांड्स वगैरह अलग हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको इनेबल PS रिमोटिंग कर दिया मैंने। तो ये यहाँ पे देखिए अभी भी एग्जीक्यूट कर रहा है ये। तो आप देखेंगे ये जो मेरा कमांड है ये एग्जीक्यूट होने लग गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो PS रिमोटिंग है ये एक्चुअल में करता क्या है। तो ये एक्चुअल में क्या करता है, ये एक विंडोज़ के अंदर एक सर्विस आता है WinRM, ठीक है। वो पोर्ट नंबर 5985 पे वो लिसन करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ओपन SSH जो करता है वो 22 पे करता है, ऐसे वो भी किसी पोर्ट पे तो करता होगा, सर्विस जो चलता होगा वो। तो वो
आपको वहाँ पे लिसन कराएगा और फिर आप उसके थ्रू आप किसी और रिमोट सिस्टम से, मतलब किसी और दूसरे सिस्टम से PS रिमोट के थ्रू आप उस सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो विंडो है उस पर आपको ग्राफिकल कुछ नहीं दिखाई देगा, उसमें पावर सेल ही खुलेगा। बस ये होगा कि आप जो सिस्टम है, जैसे ये है, इस पर हम क्या किया, हमने इस सर्वर पे इस जब चले गए तो इसमें जो इसका जो दिखाता है इसके अंदर का जो यूज़र है वो हम उस पर चले गए ना, उसके सेशन पे चले गए। सेम वैसे ही होगा किसी और सिस्टम पे से अगर आप करते हो इसके अंदर तो इसी के सेशन पे चले जाओगे, ठीक है। एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद अब चल गया होगा तो, या कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, WinRM अगर नहीं चल रहा होगा या कुछ और प्रॉब्लम है तो वो भी हम करके देख सकते हैं। तो इसका जो कमांड होता है एंटर PS सेशन ऐसे कुछ होता है ऐसा कमांड, एक बार देखते हैं सर्च करके ये है कि नहीं है। ये देखिए एंटर PS सेशन, ये आ गया। इसके आगे इसका हमें कुछ कंप्यूटर का नाम देना पड़ेगा, तो माइनस कंप्यूटर नेम ऐसा कुछ देना पड़ेगा। ये ढंग से एक्चुअली में दिखाई नहीं दे रहा, इसके फॉन्ट्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे, तो ये एक्चुअली में फीका आ रहा है, इसको मैं ठीक कर लूँगा। ये है एंटर PS सेशन, ठीक है। चलिए, तो मैंने कलर इसके एक बार चेंज करके देखा हुआ है, यहाँ पे एंटर PS सेशन, बस टैब दबाएंगे अपने आप आ जाएगा। माइनस कंप्यूटर नेम ऐसा कुछ है, टैब दबाएंगे तो अच्छे से वो जो प्रॉपर कमांड है वो अपने आप ही ले लेगा। फिर या तो इसका मुझे होस्ट नेम देना होगा, मतलब जो सिस्टम का जो नाम है वो देना होगा, या तो इसका IP देना होगा। तो फिलहाल मैं IP से ट्राई करता हूँ। 1.13 ही था, अब मैंने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे जो लाल लाल कलर का कुछ आ रहा है ना, ये एरर है कि ये ऐसा नहीं कर पाया, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे लाइनक्स पे कितना सिंपल था करना और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो ठीक है। वो ऐसा है कि जो यहाँ का जो रिमोट वाला जो सॉफ्टवेयर है, जैसे SSH था यहाँ पे, ओपन SSH, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे चल नहीं रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये ऐसे ही कुछ एरर दे रहा है। तो जितने भी लाल करके जितने भी एरर है ना, इससे मतलब घबराने का बिल्कुल कोई बात नहीं, इसको बस समझना है कि एग्जैक्टली कंप्यूटर क्या बोल रहा है, क्योंकि ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसको आप समझोगे तभी आप आराम से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये है क्या चीज़। तो ये कह रहा है एंटर PS सेशन, ठीक है। मैं एंटर कर किया था, तो क्या बोल रहा है, कनेक्टिंग टू रिमोट सर्वर, मतलब रिमोट सर्वर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? एरर मैसेज द WinRM क्लाइंट। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, जो WinRM, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप कभी भी अगर आपको WinRM के बारे में पता है, ठीक है, ऐसे एरर्स आ रहे हैं तो आप क्विकली इसको समझ जाओगे, तो इसे क्या है, आपको नॉलेज आपको मिलेगा। तो जो WinRM क्लाइंट है कैन नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट इफ़ द ऑथेंटिकेशन स्कीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम Kerberos। कहने का मतलब है कि जो Kerberos इसके मतलब कई सारे ऑथेंटिकेशन के टाइप्स होते हैं, तो विंडोज़ जो है ना Kerberos नाम का एक ऑथेंटिकेशन टाइप यूज़ करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, बस आप नाम बस याद रखना कि Kerberos नाम का कोई ऑथेंटिकेशन है वो विंडोज़ यूज़ करता है, चाहे वो आपके विंडोज़ 10 में हो, 11 में हो, या विंडोज़ सर्वर्स में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो Kerberos आप समझना ये आपका विंडोज़ में चलता है, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या बोल रहा है ये, इफ़ क्लाइंट कंप्यूटर इज़ नॉट जॉइन टू द डोमेन, अगर डोमेन से जॉइन नहीं है, तो डोमेन जॉइन के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टरी सर्विसेज को कहते हैं। अगर उससे जॉइन नहीं है देन HTTPS ट्रांसपोर्ट मस्ट बी यूज्ड और द डेस्टिनेशन मशीन मस्ट बी एडेड टू द ट्रस्टेड होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अब ये क्या कह रहा है कि जो HTTPS का जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो इनक्रिप्टेड, HTTPS का मतलब होता है इनक्रिप्टेड, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विथ सिक्योर्ड या सिक्योर्ड SSL के साथ, ठीक है। तो वो मस्ट भी यूज़ होना चाहिए, और जो डेस्टिनेशन मशीन है, या तो डेस्टिनेशन मशीन है उसके अंदर ट्रस्टेड होस्ट में होना चाहिए। जैसे इसके अंदर ट्रस्टेड होस्ट था ना एक हमारे पास, इसके अंदर ऑथोराइज की के अंदर हम डाला था कुछ, वैसे कुछ ये बोल रहा है, मतलब थोड़ा सा रिलेट करता है लेकिन है कुछ और, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें बता रहा है ये। use WinRM CMD to configure trusted host. Note that computers in the trusted host list might not be authenticated. You can get more information about that. तो ये इसका कुछ ट्रबल हेल्प टॉपिक है। अगर मैं ये पूरा लिख के वहाँ पे सी करके या मतलब ये सर्च करूँ तो काफ़ी इसके अंदर मिलेगा। बाकी इसका जो पावर सेल का जो एरर जो देने का तरीका वो ये है, ये ऑलरेडी बता दिया। कैटेगरी इन्फो बता दिया, इनवैलिड आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट सही नहीं बोल रहा, PS रिमोटिंग वगैरह ढंग से चल नहीं रहा, मतलब ऐसे ही कुछ बोल रहा है ये।
फुल्ली क्वालिफाइड एरर, ठीक है। तो ये उसका एरर का कोड मान के चलें, और ये हेल्प टॉपिक है, तो आपको हेल्प अपने आप बता देता है। तो 2-3 तरीके से हम इसको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हम कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि विन आरएम सर्विसेज, तो विन आरएम सर्विसेज चल रहा है नहीं चल रहा, वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि विन आरएम सर्विसेज क्या कह रहा है। तो फिलहाल मैं सर्वर के अंदर ही जाता हूँ, सर्विसेज पहले एक बार खोल लेता हूँ। तो जैसे आपने विंडोज़ 10 या जो मेरे पीछे का ट्यूटोरियल अगर आपने उसको देख रखा है, तो वहाँ पे आप जानते होंगे सर्विसेज के बारे में। ये सिस्टम को कई सारे सर्विसेज होते हैं जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, उसके सर्विसेज को चलाने का काम करते हैं। यहाँ पे मैं W पे गया और मैं देखता हूँ यहाँ पे विन आरएम सर्विसेज चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये मुझे कुछ वैसे ही लग रहा है। ये क्या है, ये विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट, WS मैनेजमेंट ऐसे कुछ है, टाइम है ये, और तो कुछ विन आरएम यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो बस कोशिश करते हैं कि विन आरएम अगर सर्विस नहीं है तो उसको इंस्टॉल करेंगे, और अगर है तो फिर उसको रिकॉन्फ़िगर करेंगे। जो डायग्नोस करने का तरीका, या ये जो समस्या का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का तरीका, उसको हम डायग्नोस कहते हैं हमारे भाषा में। तो ये डायग्नोस करने का तरीका क्या था, ये एक पोर्ट में लिसन करता है विन आरएम। अगर वो पोर्ट चल रहा है तभी तो ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से कनेक्ट हो पाएगा। मतलब जो जितने भी सर्विसेज होते हैं ना, एक पर्टिकुलर एक पोर्ट पे चलते हैं, पोर्ट का कुछ नंबर होता है और उस नंबर पे चलता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये सर्विस किस पोर्ट पे चल रहा है। तो उसके लिए कमांड होता है, एक बार ट्राई करते हैं, नेट स्टेट AON, फिलहाल इसे ट्राई करते हैं। तो वो जो मेरा पोर्ट नंबर था वो था 5985। तो ये जो है ना, ये आपके जैसे आपको ये हमेशा आपको देखने आना भी चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। जब भी हम ये नेट स्टेट करते हैं, कमांड है ये आपके सिस्टम में कितने पोर्ट्स हैं और कौन कौन से IP पे जो दूसरा जो या जो रिमोट सिस्टम है उससे कौन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, ये सब इसको पूरा बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोटोकॉल है, प्रोटो लिखा है मतलब प्रोटोकॉल है, इसमें TCP UDP भी होगा। देखिए ये UDP है, ये TCP है, और ये जो है लोकल एड्रेस, मतलब इस सिस्टम के अंदर का जो एड्रेस है, तो ये 000 जो लिखा है ये इसी का एड्रेस है, ठीक है। ये पूरे इंटरफेस पे इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये इसका IP है 139 से कनेक्टेड, ठीक है, इस पर लिसन कर रहा है, बोल रहा है। ये पोर्ट नंबर है आपका 139 जो है, ये पोर्ट नंबर है। तो 5985 मैं देख पा रहा हूँ ये कनेक्टेड है यहाँ पे, मतलब लिसन कर रहा है, ठीक है, ये लिसन कर रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो ये सब जो है ना, ये देखो आपके IP वर्जन 6 के ये है, ठीक है, IP वर्जन 6 है, ये भी किसी चीज़ से कनेक्टेड है। ये देखिए ये इस्टेब्लिश हो गया ऑलरेडी। ये जो बाहर का कोई सिस्टम है ना, ये उससे कनेक्टेड है, मतलब कोई रिमोट सिस्टम से, माइट भी हो सकता है इंटरनेट में कोई होगा, विंडोज़ अपडेट या कोई भी चीज़ हो सकता है। फिर यहाँ पे कुछ UDP पोर्ट्स हैं, ये भी हैं कुछ, लेकिन फिलहाल कनेक्टेड नहीं दिखा रहे हैं। तो ये ना सिर्फ लिसनिंग दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे इस्टेब्लिश दिखाता कि ये कनेक्टेड। अभी जो हमारा सर्वर है इसमें ये जो है ये इससे कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जो हमारा IP वर्जन 6 का जो IP है इससे कनेक्टेड है। अब सर्विसेज भी हम देख सकते हैं, ये पोर्ट्स है या 443 से कनेक्टेड है, तो इसके पीछे कुछ सर्विसेज वगैरह चल रहा होगा, वो कनेक्टेड है। तो और भी यहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूँ वो यही है, 5985 जो है मेरा यहाँ पे IP वर्जन 6 पे भी और IP वर्जन 4 पे भी, दोनों पे ये लिसन कर रहा है। इसका एक और तरीका है कि इस पे हम जैसे अब ये पोर्ट तो चलो ठीक है, पोर्ट तो अंदर में चल रहा है, तो अंदर से हम इसको डायग्नोस करना स्टार्ट करते हैं कि चलो ठीक है पोर्ट चल रहा है। तो एक बार एक और कमांड होता है टेलनेट, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, अभी टेलनेट चला ही ना ये, क्योंकि टेलनेट अभी इस पे अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बट टेलनेट इंस्टॉल करके देख लेता हूँ। मैं अंदर से पहले स्टार्ट करूँगा इसको डायग्नोस करने का, फिर बाहर जाऊँगा, क्योंकि पहले सर्वर पे तो चलना चाहिए ना वो। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे हमारा वहाँ पे होता है ना विंडोज़ 10 या 11 पे, तो ये क्योंकि सर्वर है तो इसका थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल होता वैसे ही है। तो सबसे पहले रोल्स आते हैं, फिर फीचर्स आते हैं। तो रोल्स तो हमें भी करना नहीं है, रोल्स के बारे में बताऊँगा, रोल्स क्या है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये फीचर्स है। तो फीचर्स पे हमें टेलनेट कहीं भी देखना था, ये वही सेम वैसे ही है जैसे विंडोज़ के फीचर्स होते हैं ना डेस्कटॉप के,
तो ये सर्वर है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो मुझे जो यहाँ पे करना है वो टेलनेट क्लाइंट को करना है, ताकि मैं यहीं से यहीं पे एक बार मैं करके देखूँ। तो ये फ़िलहाल मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, टेलनेट क्लाइंट जो है, टेलनेट क्लाइंट का काम यही है कि जैसे मोस्टली जो इसका जो यूज़ है, हम कुछ पोर्ट पे टेलेंट करने का करते हैं, उसका जो रेस्पॉन्स है उसको देखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है, चाहे वो डेटाबेस सर्वर हो या वेब सर्वर हो या और भी कई सारे सर्विसेज होते हैं। तो उससे यही फ़ायदा है या यही पता चलता है टेलेंट से कि वो जो पोर्ट है वो एक्चुअल में लिसन कर रहा है और उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम टेलनेट के बारे में भी पढ़ेंगे। टेलनेट भी काफ़ी यूज़फुल कमांड है। टेलनेट, नेट स्टेट, ऐसे जितने भी कमांड्स हैं काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे भी हमारा टेलनेट होता है, ठीक है, और साथ में नेट स्टेट भी होता है यहाँ पे। तो ये जो जितने भी कमांड्स होते हैं ना हमारे, नेट स्टेट और ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फिलहाल अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे तो इंस्टॉल नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस पर भी डाल के देखता हूँ ताकि दोनों बराबर टाइप का रहे। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, एप्ट इंस्टॉल टेलनेट, ऐसा कुछ टेलनेट नाम से ही होता है इसका। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे खोजेगा, तो देखो उसको मिल गया है, ये देखेंगे ना आप, तो ये मिल गया है। उसके बारे में बताया कि इतने साइज़ का है वहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ ये इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, मैं बोल दूंगा येस, तो ये कर देगा इंस्टॉल। इसके बाद ये टेलनेट डायरेक्टली यहाँ पे चलने लग जाएगा। तो अब जैसे लास्ट टाइम पे टेलनेट नहीं था मेरे पास, अभी यहाँ पे टेलनेट आ गया। ये देखिए ऐसे टेलनेट चलता है, सेम कमांड है, विंडोज़ में भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। टेलनेट के अलावा जैसे मैं कहूँ कि और भी कई सारे नेटवर्क के टूल्स होते हैं, पिंग वगैरह होते हैं। हमें पिंग भी यहाँ पे नहीं चल रहा, क्योंकि पिंग अभी इंस्टॉल नहीं है। मतलब नेटवर्क के जो टूल्स है इसमें बेसिक जो एक पैकेज होता है वो इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर जो उबंटू डाला था बिल्कुल मिनिमाइज़ वाला डाला था, जो सिर्फ काम की चीज़ें रखेगा, बिल्कुल बहुत छोटा सा। तो इसमें भी हम एक बार करते हैं ऐप्ट इंस्टॉल। तो जितने भी नेटवर्क टूल का एक बंडल आता है उसको इंस्टॉल करने का जो नाम है वो है नेट टूल्स। ये इस नाम से वो इंस्टॉल होगा। इसके अंदर काफ़ी सारे इसके अंदर टूल्स होते हैं, तो एक साथ ही मैं सबको इंस्टॉल कर लूँगा। तो अब मैं देखूँगा पिंग, देखिए एक मिनट, मुझे आई थिंक पिंग भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ICMP उस पर चलता है, तो एक बार मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे वो नेटवर्क का हमारा बंडल था, वैसे ही पिंग इंस्टॉल ऐप्ट इंस्टॉल आई थिंक ये होता है आई नेट टूल्स या आई नेट यूटिल्स -PING या ऐसे कुछ होता है। इसका आई थिंक होता है IP यूटिल्स एक बार देख लेते हैं। आप जैसे कभी भी ऐसे फंस रहे हो ना, तो आप ऐप्ट सर्च, जैसे मुझे थोड़ा सा उसका सॉफ्टवेयर का नाम याद है, मुझे परफेक्ट उसको एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर का नाम और वर्जन के साथ चाहिए। तो जैसे मैं सिर्फ कुछ वर्ड्स भी लिख के ना मैं एक बार उसको सर्च कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करने का कोशिश किया, देखिए ये है IP यूटिल्स AR पिंग क्लॉक डीप पिंग, ये वाला है। तो हमें एक्चुअल में ये वाला चाहिए था। तो ये इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गया IP यूटिल्स -पिंग, तो मेरा पिंग वाला जो सॉफ्टवेयर वो भी इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। अभी तक से नहीं हुआ। टूल्स टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ, अच्छा ऐप सर्च किया हमने, ऐप इंस्टॉल करना था ऐसे, तो ये हमारा पिंग भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं पिंग भी कर सकता हूँ, मतलब कहने का मतलब यहाँ से अब मेरा पिंग कमांड चल जाएगा। ये देखिए पिंग चल गया। टेलनेट की बात कर रहे थे, ये देखिए टेलनेट भी चल रहा है मेरा। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, लाइनक्स की बात है। अगर मैं अपने होस्ट सिस्टम में हूँ तो वहीं से कैसे मैं इसको कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे अब मुझे WinRM का जो था पोर्ट नंबर वो एक बार चेक करना होगा, कौन सा किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। तो फ़िलहाल तो मैं जैसे अंदर से जो मुझे करना था, है ना, हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये फ़िलहाल जो हमारा ये टेलनेट है ये इंस्टॉल हो गया है, जैसे यहाँ पे हमने किया वैसे ये भी इंस्टॉल हो गया है। मुझे जो करना था वो ये है कि मैं यहाँ पे एक टेलनेट जो कमांड है मेरा, ये देखिए टेलनेट कमांड मेरा चल गया।
तो मुझे क्या करना था यहाँ पे, नेट स्टेट -AON। अब यहाँ पे क्या था, जो ये लोकल होस्ट पे, मतलब जो इसी सिस्टम के जो आईपी है, चाहे मैं ये आईपी लूँ या ये आईपी, उसके पोर्ट नंबर 5985 पे चल रहा है। तो मैं एक बार देखता हूँ कोशिश करके इस पर टेलनेट होता है कि नहीं। टेलनेट स्पेस आईपी आप ले लो, लोकल भी ले सकते हो 127 करके, आप ये भी ले सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि ये पूरे इसका जो मतलब है इसको आपको समझना पड़ेगा। ये 00 का मतलब है कि इस सर्वर के अंदर जितने भी इंटरफेस है या जितने भी नेटवर्क है उसके सब आईपी पे वो कर रहा है। तो आप इसका चाहे ये आईपी दे दो या लोकल होस्ट दे दो, तो वो सब पे लिसन करेगा वो, मतलब वो सब पे लिसन कर रहा है, इसका कहने का मतलब यही है। तो 5985 फिलहाल मैं एक बार लोकल पे करके देखता हूँ 5985। तो ये इसका कमांड का जो सिंटैक्स होता है वो ऐसा, टेलनेट ये आईपी एड्रेस और एक स्पेस दे के आपको उसका पोर्ट नंबर देना होगा। ये देखिए, तो अभी इसने क्या किया, टेलनेट हो गया, मतलब उसके अंदर वो चला गया। ये ऐसे जो विंडो आते हैं ना, इसका मतलब है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि रेस्पॉन्स कुछ आता नहीं, कुछ यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि टेलनेट नहीं हुआ, टेलनेट हो गया है, बस इसका कुछ आउटपुट नहीं दिखा रहा। ठीक है, अगर वो बिल्कुल रुक जाए, अगर जैसे मैंने यहाँ पे किया और ये यहाँ पे बिल्कुल रुक जाए, ऐसे वाला विंडो ना आए, तो समझ जाओ कि वो, जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं कुछ और पोर्ट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, तो ये ऐसे कनेक्टिंग बोल के आ जाएगा, ये देखिए ऐसे बोल देगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कनेक्शन फेल बोल देगा। ठीक है, तो फिलहाल तो वो ऐसा कर रहा है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि लोकल आईपी पे करके, तो मेरा जो आईपी था वो 192.168.1.13 ये था। देखिए इस पर भी कर रहा है, मतलब वो दोनों इंटरफेस पे, लूप बैक पे और साथ पे आपके जो सर्वर का जो आईपी है दोनों पे कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सर्वर पे तो ठीक ठाक चल रहा है। तो अंदर से तो मैंने अच्छे से चेक कर लिया, एक बार बाहर से चेक करना, बाहर से चेक करने का तरीका, अब बाहर से मुझे टेलनेट करना है यहाँ पे। तो ये मेरा पावर सेल था, मेरा विंडोज़ 11 का। आप पीछे इसको लाइनक्स को छोड़ दीजिए, लाइनक्स पे मैं बात नहीं कर रहा, फिलहाल हम विंडोज़ पे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा पिंग। तो पिंग क्या है, ये सब कमांड आप बिल्कुल याद रखना। 13 एक ICMP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इस सिस्टम से बात करता है और यहाँ से रिप्लाई लेता है। तो जैसे भी ये RTO आ रहा है, मतलब यहाँ से रिप्लाई नहीं ले रहा, माइट भी हो सकता है कोई फायरवॉल वगैरह ब्लॉक कर रहा हो। तो फिलहाल टेलनेट कर लेते हो, किसी ने कहा था ना कि ये फायरवॉल से ये कनेक्टेड है, मतलब फायरवॉल से इसने, इसके अंदर जो फायरवॉल है उस पर जो पोर्ट है उसको उसने ठीक किया था या उस पर अलाउ किया था। तो उसके बिहाफ पे हम देख के चलते हैं कि रिमोटली करता है नहीं करता। तो ये मेरा आईपी था, सेम कमांड चलता है लाइनक्स में भी, विंडोज़ में भी सेम ऐसे ही कमांड चलता है। जो मेरा पोर्ट था आप यहाँ पे देख सकते हैं 5985, ये देखिए ये भी टेलनेट हो रहा है, मतलब यहाँ से कनेक्टिविटी है, यहाँ से मतलब कनेक्टिविटी है, मतलब बाहर से भी इस पर है कनेक्टिविटी। तो पोर्ट तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, मतलब WinRM सर्विस जो है हमारा वो चल रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो थोड़ा और डायग्नोस करना पड़ेगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा जो एरर था, एग्जैक्टली मैं वो एरर भूल गया, देखता हूँ मैं एरर कहाँ पे है वो। कंट्रोल, ठीक है, ये देखिए आप अप एरो से ना वापस उस कमांड को ला सकते हो। तो जल्दी जल्दी करने का काम यही तरीका है कि ये देखिए ये एरर आया था हमारे पास। तो कनेक्शन WinRM जो क्लाइंट है प्रोसेस नहीं कर पाया बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन स्कीमा इज़ डिफरेंट बोल रहा है, और बोल रहा है कि ट्रस्टेड होस्ट में होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है ये ऑथेंटिकेशन। तो माइट भी सर्टिफिकेट का हो सकता है या माइट भी कुछ और हो सकता है। मैं एक बार और चेक करता हूँ इसको कि और इसको किस तरीके से हम कन्फिगर कर सकते हैं। कई सारे इसके और भी हो सकते हैं इस एरर के हिसाब से। एक ये हो सकता है कि इसका जो सर्टिफिकेट है उसका इशू हो सकता है, या WinRM जो है वो अगर लिसन नहीं कर रहा होगा, तो लिसन कराने का तरीका भी ये है कि वो सिक्योर्ड होना चाहिए, सिक्योर नहीं होगा तो चलेगा नहीं। तो सिक्योर कैसे करेंगे, कोई सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा ना, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा जिससे WinRM जो सर्विस है वो सिक्योरली चले,
क्या पता ऐसे भी हो सकता है कि सिक्योरली ना चल रहा हो, तो उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हमने सर्वर पे क्या किया था, हमने जो PS रिमोटिंग है उसको इनेबल कर दिया था और बाहर से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिसन तो कर रहा है लेकिन चल नहीं रहा, बोल रहा है ट्रस्टेड होस्ट वगैरह काफ़ी सारे एरर्स ये दिखा रहा है। तो इसको भी हमें ठीक कर रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि थोड़ा ना इसको और गहराई में सोचते हैं कि इसको और कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर ये एरर पढ़ूँगा तो पहला जो चीज़ है, ये फेल हो रहा है कनेक्ट करने से, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि ये HTTPS प्रोटोकॉल होना ही चाहिए बोल रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं नेट स्टेट करूँ यहाँ पे, तो ये कमांड क्या करता है, हमारे को जो भी हमारे सिस्टम में जो पोर्ट्स हैं, जो लिसन कर रहा है और जो कनेक्टेड है वो सब बताता है, ठीक है। तो WinRM क्या है? WinRM एक रिमोट मैनेजमेंट सर्विसेज है, सेम जैसे OpenSSH है वैसे ही है। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि OpenSSH काफ़ी पहले से चला आ रहा है और ये जो हमारा WinRM है थोड़ा बाद में आया, ठीक है। दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। तो मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये जो हमारा HTTP जो ट्रांसपोर्ट है वो चल नहीं रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा जो पोर्ट है वो तो चल रहा है 5985, ठीक है, ये 5985 चल रहा है, लेकिन जो इसका जो HTTPS वाला पोर्ट है वो नहीं चल रहा। उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 5986। तो यही बस मुझे लग रहा है कि ये इशू है। इसको डायग्नोस करने के और भी तरीके हैं, जैसे अगर आप WinRM के जैसे कमांड्स में जाते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो WinRM है, WinRM, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने WinRM किया तो बहुत सारे ऐसे कमांड्स आ गए। अब ये क्या काम करता है ये, तो कहने का मतलब विंडोज़ में ना एक अलग अलग कह दो कि आप मॉड्यूल बना दिया या अलग अलग उसको सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के कुछ वो बना दिया। जैसे कि हम जैसे डिस्क पार्ट करते हैं, डिस्क पार्ट क्या करता है, ये डिस्क पार्ट ये आपको डिस्क मैनेजमेंट का जो यूटिलिटी है वो करता है। तो ये डिस्क पार्ट के अपने खुद के कमांड्स हैं, ठीक है। सेम वैसे ही इसके भी अलग कमांड है WinRM के, जो उसके स्पेसिफिक वही काम करने के लिए उसको बनाया गया है। तो WinRM के कई सारे हमारे पास कमांड होते हैं, जैसे कि WinRM क्विक कन्फिग। तो क्विक कन्फिग से आप जैसे क्विकली आप उसको कन्फिगर कर सकते हैं। उसके अंदर आपका जो कहने का मतलब है जो आपका जो रिमोट के जो मैनेजमेंट का जो सर्विसेज है उसको क्विकली कन्फिगर करने काम आता है। तो WinRM क्विक कन्फिग आप ऐसे इसको भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं WinRM एक बार क्विक कन्फिग लिख के देखता हूँ ये क्या करता है। ये देखिए कुछ बोल रहा है ये, WinRM सर्विसेज ऑलरेडी रनिंग ऑन दिस मशीन, ठीक है। WinRM इज़ नॉट सेटअप to allow remote access to this machine for management. The following changes must be made. Configure local account token filter policy to grant administrative rights remotely to the local user. ठीक है, तो ये मतलब क्विक कन्फिग में आपको पहले ही बता दिया कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप करना चाहते हो। चलो फिलहाल मैं इसको यस करके देख लेता हूँ क्या कहता है। WinRM हैज़ बिन अपडेटेड फॉर रिमोट मैनेजमेंट, ठीक है, रिमोट मैनेजमेंट के लिए कर दिया बोल रहा है। फिर बोल रहा है कन्फिगर्ड लोकल अकाउंट टोकन फिल्टर पॉलिसी टू ग्रांट एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, ठीक है। अब शायद ये कुछ काम कर रहा है, एक बार मैं देखता हूँ पोर्ट पे मेरे क्या वो लिसन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि उस पर लिसन होना ज़रूरी है। 5985 ही चल रहा है मेरा, 86 नहीं चल रहा। बाकी कह रहा है कि कन्फिगर तो कर दिया बोल रहा है वो। एक बार और कोशिश कर लेते हैं यहाँ से, अभी वही एरर है, ठीक है। तो इसको भी डायग्नोस करना पड़ेगा। अब डायग्नोस के तरीके कई सारे हैं। अब हम WinRM से ही इसको हम डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। तो इससे कुछ कमांड्स आते हैं वो हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे ना, इसको एक बार ट्रांसपोर्ट चेक करके देखेंगे, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट में ये क्या कह रहा है। तो जैसे हमने WinRM एक बार वैसे WinRM ये कमांड था हमारे पास WinRM, और इसके आगे हम एक बार क्विक कन्फिग ये हमारे पास कमांड था। इसके आगे भी कुछ और कमांड्स होते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि जो ट्रांसपोर्ट जो हो वो हो HTTPS हो ओनली,
तो ऐसे कुछ कमांड होता है। ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी रनिंग बोल रहा है, फॉरवर्डिंग फॉल्ट, WS man fault message cannot create a listener because this machine does not have an appropriate certificate to be used for SSL। देखिए, तो ये यही कह रहा है, देखो यहाँ पे एरर दिखा दिया इसने, बोला कि सर्टिफिकेट ही नहीं है, क्योंकि देखो SSL जो भी होता है, जो सिक्योर्ड होता है, वो सर्टिफिकेट से ही, वो जो सिक्योर कहने का मतलब है कि जो क्लाइंट और ऑपरेटिंग सिस्टम में या जो सर्वर में जो कनेक्शन बनेगा वो सिक्योर भी तो होना चाहिए। अभी फ़िलहाल प्लेन पे चल रहा है, प्लेन मतलब वो इनक्रिप्टेड नहीं है। अगर इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो कोई भी उस ट्रैफिक को क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लाइनेक्स में देखा था, इसके अंदर हमने OpenSSH डाल दिया था, तो वो भी सर्टिफिकेट ही यूज़ करता है, वो भी बिल्कुल सिक्योर होता है। तो सिक्योर करने के लिए यहाँ पे भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सेम यहाँ पे भी चाहिए होता है, ठीक है। तो दोनों आप कंपेयर करते जाओ, आप समझते जाओ कि यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बस कमांड्स वगैरह ही बस अलग होते हैं। तो इससे क्या आपको समझने में काफ़ी मतलब सिंपल रहेगा। अब सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट हमें डालना पड़ेगा ना। और एक दो कमांड और मैं आपको बताया था विन आर एम का। विन आर एम जैसे आपको चाहते हैं कि क्लाइंट को क्लाइंट का जो स्टेटस है वो चेक करना चाहते हैं सर्वर का, तो इसका होता है विन आर एम गेट। गेट के आगे आपको लिखना पड़ेगा विन आर एम स्लैश कन्फिग। फिर आपको जैसे लिसनर को चेक करना है, क्लाइंट को चेक करना है, या सर्विस को चेक करना है, तो अगर सर्विस को चेक करना चाहते हैं तो ये सर्विस का कमांड होता है। तो देखिए सर्विस के कमांड में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। रूट का कुछ लिखा पड़ा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या है, होगा कुछ, मान के चलो सर्टिफिकेट होगा या कुछ भी। मैक्स कंकरेंट ऑपरेशंस है, ये सब चीज़ें हैं, इनोमरेशन है। मैक्स कनेक्शन कितने हैं, 300 लोग कनेक्ट कर सकते हैं बोल रहा है ये, ठीक है। ये अलाउ इनक्रिप्टेड, अलाउ अनइनक्रिप्टेड, मतलब अनइनक्रिप्टेड होगा तो उसको फॉल्स कर रखा है। ऑथ क्या है यहाँ पे, कर्बरोस ट्रू है, मतलब बेसिक जो है वो नहीं हो पाएगा, ये कर्बरोस से ऑथेंटिकेट करेगा, निगोशिएट भी करेगा। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स है 5985 और 5986, तो ये हमें पता चल गया कि 2 पोर्ट्स पे चलने चाहिए। 5985 जो होता है विदाउट SSL होता है, मतलब इनक्रिप्टेड नहीं होता। HTTPS है, ये जो होता है ये इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। और भी कई सारे कंपैटिबिलिटी लिसनर वगैरह हैं यहाँ पे। अलाउ रिमोट एक्सेस ट्रू लिखा है, यहाँ तक तो ठीक है। सर्टिफिकेट थंबप्रिंट वगैरह है, बस यहाँ से हमें बस ये पता चलता है ऊपर से कि सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो शायद सर्टिफिकेट अगर हम इंस्टॉल कर दें या इसके अंदर जनरेट कर दें तो शायद ये चलने लग जाए। तो फिलहाल हम वो देख लेते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी करने के तरीके हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो एक पावर शेल की कमांड है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट इसके अंदर जनरेट। ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा कमांड होता है हमारे पास, और इसके थ्रू ये सर्टिफिकेट हम यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। इसका जो कमांड होता है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अब फ़िलहाल मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि हमने विंडोज़ के जो 10 वाले जो वर्ज़न है, जिस पे हमारा जो पीछे का जो हमारा जो ट्यूटोरियल था, तो वहाँ पे भी हमने ऐसे पावर शेल के कई सारे कमांड्स पढ़े थे हमने। तो ये एक लंबा सा कमांड है, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो लिखा रहा है डंडा, ये इसको पाइप कहते हैं। तो ये पहले कुछ कमांड चला रहा है, उसके बाद पाइप करके एक CMD और चला रहा है ये, ठीक है। अब इसका मतलब विन आर एम क्रिएट बोल रहा है, क्रिएट करके लिसनर बोल रहा है, लिसनर का एड्रेस बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए, HTTPS, ठीक है बिल्कुल। @host बोल रहा है, फिर उसके अंदर कुछ इन्वायरमेंट के अंदर दे रहा है कंप्यूटर नेम और सर्टिफिकेट थंबप्रिंट इक्वल टू सर्टिफिकेट थंबप्रिंट। तो ये एक्चुअली में क्या है ना, ये सर्टिफिकेट का कुछ इसको यहाँ पे बोल रहा है कि इसको क्रिएट करो बोल रहा है, किसके लिए, विन आर एम के लिए बोल रहा है। लेकिन अभी सर्टिफिकेट तो हमने क्रिएट किया ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो भी करके देखेंगे हम। देखिए जैसे यहाँ पे पावर शेल में क्या होता है, CLEAR क्लियर कमांड भी चलता है और CLS भी चलता है, मतलब दोनों कमांड चलाते हैं, मतलब लाइनक्स के भी विंडोज़ के भी। तो ये काफ़ी सारा चीज़ इसने
कॉपी किया है कह लो, या आप जैसे आपको समझ आता है। तो फ़िलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो उसका जो कमांड है वो ये होगा। अब ये क्या कह रहा है, मैं क्या सोच जाऊँ, सर्टिफिकेट थंब मतलब एक वेरिएबल बना रहा है, वेरिएबल दे रहा है कि सर्ट थंब नाम का जो भी चीज़ है उसके अंदर क्या कर दो, एक नया सेल्फ साइन सर्टिफिकेट को कर दो। उसका जो डीएनएस नाम होगा या जो सर्टिफिकेट का नाम होगा वो इस कंप्यूटर का नाम होगा बोल रहा है, ये इन्वायरमेंट से निकाल रहा है वो, ये इन्वायरमेंट से कंप्यूटर का नाम निकाल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर का नाम और सर्टिफिकेट का जो स्टोर है, कहाँ पे वो सर्टिफिकेट जाएगा, वो जाएगा सर्टिफिकेट लोकल मशीन के अंदर, माई डॉट थंब प्रिंट इसके अंदर जाएगा बोल रहा है। तो ये स्क्रिप्टिंग मान लो थोड़ा सा इसको, और थोड़ा सा पावर सेल मान लो। ये जो कमांड है ये पावर सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बस इसमें क्या है ना, इसको वेरिएबल में डाल दिया है। अब इसी वेरिएबल को क्या करेगा, जो नेक्स्ट कमांड आएगा ना उसमें इसी को यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल एंटर करता हूँ और ये देखिए मेरा ये बिना कुछ आउटपुट दिया, मतलब ये और काम हो गया अपना। अब मुझे क्या करना था, जो दूसरा जो कमांड था मेरा ना, वो ट्राई करते हैं, वो क्या कहता है। अब जो दूसरा जो हमारा कमांड था, जो विन आर एम वाला जो कमांड था, विन आर एम का कमांड क्या करेगा, यहाँ पे ये क्रिएट करेगा लिसनर, जो कि सर्टिफिकेट से बाइंड होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा HTTPS होगा, ये यही बोल रहा है। और ये जो सर्टिफिकेट थंब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, सर्टिफिकेट थंब, ये आपको समझ आ रहा होगा, ये यहाँ से आया हुआ है। जो इसके अंदर जो आउटपुट जो था सर्टिफिकेट था ना, जो सर्टिफिकेट का जो थंब था, जैसे सर्टिफिकेट का नाम कह लो, मान के चलो ऐसा, तो उस पर थंब प्रिंट होता है एक, मतलब फुट प्रिंट होता है उसका, तो उसको यूज़ करने का बोल रहा है। सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी जनरेट कर लिया हमने, अगर मैं जाऊँगा मेरे सर्टिफिकेट मैनेजर पे तो वहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप इस वेरिएबल से इसको कर लो, क्योंकि अभी भी पावर सेल का विंडो खुला हुआ है। यहाँ पे मैंने एक ये वेरिएबल बना दिया है। वेरिएबल कहने का मतलब है कि एक नाम दे दिया फ़िलहाल इसको, ताकि हम बाद में कहीं और आगे कॉल कर सकूँ। तो जब हम पावर सेल की स्क्रिप्टिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। फ़िलहाल एक सिंपल से भाषा में आपको बता रहा हूँ कि एक कुछ नाम दे दिया, बोल दिया कि ये नाम मेरे पास एक है, जैसे आप मैथ्स में करते हैं ना, x इक्वल टू ये मान लेते हो, y इक्वल टू ये मान लेते हो, वैसे ही बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो मान के चलो ये सर्ट थंब नाम की चीज़ में इसको आप बोल रहा है कि ये मान के चलो, तो इसके बराबर ये है। तो इसके बराबर क्या था, ये जो था सर्ट थंब, इसके बराबर ये क्या चीज़ था, ये एक सर्टिफिकेट है। तो इस सर्टिफिकेट के बराबर ये है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब भी ये कमांड चलाऊँ तो मैं जो सर्टिफिकेट का जो नाम दूँ, या तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली नाम दूँ, तो नाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपने सर्टिफिकेट मैनेजर पे जाऊँगा, वहाँ से या तो पूरा उस सर्टिफिकेट का जो नाम है उसको यहाँ पे डालूँ। अब जैसे मैं सर्टिफिकेट बनाया, उस बनाने का तरीका ये भी था कि मैं ये ना लिखता, डायरेक्ट यहीं से लिखता मैं कि न्यू सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, यहाँ से लिख के यहाँ तक मैं लिख के यहाँ तक छोड़ देता, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सर्टिफिकेट बन जाता, लेकिन उससे फिर क्या होता, काम जो है मेरा बढ़ जाता। उससे क्या करना पड़ता, सर्टिफिकेट के स्टोर को खोलता मैं, या तो मैं यहीं से कमांड डालता, बोलता सर्टिफिकेट जितने भी हैं मेरे बताओ, उसमें से जो सर्टिफिकेट है उसको नाम यहाँ पे डालता मैं। एक तो ये तरीका था। दूसरा ये था कि जो मैंने सर्टिफिकेट बनाया उसको मैंने क्या किया, एक नाम में कन्वर्ट कर लिया कि भाई ये नाम है मेरे पास, और इसको फिलहाल पावर सेल के विंडो में अभी भी ये मेमोरी में है पड़ा हुआ, तो उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये पावर सेल का कमाल है। ये सेम यही चीज़ आपके लिनक्स के सेल में भी यही चीज़ होता है। तो बिल्कुल वहीं से इसको लाया गया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है इसका। तो ये इसका कमांड है, अगर ट्राई करते हैं तो फ़िलहाल ये तो कुछ एरर दे रहा है। ये इसलिए भी दे रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कॉपी पेस्ट में ना ये दिक्कत करता है। यहाँ मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया मैंने, तो मुझे जो से कोड्स वगैरह है ना उसको थोड़ा ठीक करने पड़ेंगे। जैसे ये है ना, ये वाले जो खासकर होते हैं ये कॉपी पेस्ट में ढंग से चलते नहीं। देखिए अभी कुछ और आ रहा है, इससे पहले कुछ और आ रहा था। ये तो ये है, दूसरा मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये है जो सिंगल कोट्स है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिल्कुल आई थिंक काफ़ी ठीक हो गया। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसको करने की, एक बार
बार फिर ट्राई करते हैं इसको हम लोग और समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कमांड समझने में या कोई कोड्स वगैरह कम पड़ जाने से भी ऐसे दिक्कत आती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कमांड सही है कि ये जो अंदर के कमांड है इसको CMD के अंदर, ठीक है, ये मैंने कोड्स दे दिया और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे स्टार्टिंग में कोड्स नहीं है, और इससे पहले जो मैंने ये सिंगल कोट्स लगाया था ये भी सही नहीं है। तो चलिए इसको भी ठीक करते हैं। ये हो गया। यहाँ पे एक और कोट्स है सिंगल कोट्स, ये यहाँ पे इसको ठीक किया मैंने, और ये कोट्स है इसको भी ठीक किया मैंने। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है। अब देखिए कलर अपने आप चेंज हो गया, ये ठीक है, कलर चेंज हो गया। और एक बार कोशिश करते हैं इसको चलाने की। ये मैं लास्ट में आ गया, अभी भी वैसे ही आ रहा है ये, इसको एक बार ठीक करना पड़ेगा फिर से। तो ये इस बार ये चल गया है। अभी इसने क्या किया, WinRM क्रिएट, यहाँ पे आप देखेंगे जो सर्टिफिकेट का जो थंब प्रिंट था वो ये है, मतलब उसका कोड मान के चलो, आईडी मान के चलो कि सर्टिफिकेट के आईडीज़ के हिसाब से। और ये एड्रेस आ गया इसका, ये रेफरेंस पैरामीटर्स है, और यहाँ पे जो सिलेक्टेड एड्रेस है ये हमारा ट्रांसपोर्ट HTTPS आ गया। तो आई थिंक ये यहाँ तक इसने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जो हमने CMD लगाया था तो ये CMD यहाँ पे था, उसके बाद फिर पावर सेल पे आ गया वापस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया ना, हमने एक सर्टिफिकेट इसका पहले जनरेट किया और उसी को हमने एक वेरिएबल के थ्रू कॉल कर लिया। अभी और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि हमने सर्टिफिकेट जनरेट किया है और वो जो पोर्ट है वो भी हमने बनाया हुआ है, लेकिन ये जो पोर्ट है हमारा फायरवॉल पे एक्सेस है कि नहीं है ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि फायरवॉल पे क्या रूल है। तो जैसे मैंने बताया था कि पावर सेल जो होता है ना, इससे आप काफ़ी सारा काम कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। तो अगर फायरवॉल का आपको रूल जल्दी से बनाना है तो आप पावर सेल की मदद ले सकते हैं। तो उसका कमांड आपको ये मिलेगा, ये क्या कह रहा है, न्यू नेट फायरवॉल रूल, डिस्प्ले नेम ये होगा, क्या कह रहा है ये, इनबाउंड पावर सेल SSL TCP कनेक्शन ऑन 5986 डायरेक्शंस इनबाउंड लोकल पोर्ट 5986 प्रोटोकॉल TCP एक्शन अलाउ। तो ये कमांड आपको मिल जाएगा। अब देखिए फायरवॉल अपना का जो रूल है अपने आप बन गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब है आपको विंडोज़ पे जा जाके बार बार आपको कोई सॉफ्टवेयर खोल के, अभी जैसे मैं अगर मुझे ये करना होता तो मैं पहले विंडोज़ फायरवॉल के एडवांस फायरवॉल में जाता, फिर वहाँ पे मैं 2 रूल बनाता विजार्ड के थ्रू। तो कहने का मतलब है आप बैकएंड से भी, या जो CLI विंडो है जिसको पावर सेल कहते हैं इसमें विंडोज़ में, आप उसके थ्रू भी बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि अब जैसे हमने WinRM हमने कर लिया, ठीक है, इसको अब एक बार हम कोशिश करेंगे कि रीस्टार्ट करने की। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे WinRM, जो मेरा रिमोट मैनेजमेंट का जो काम करता है ये वाला रिमोट मैनेजमेंट, ये ना आई थिंक यही वाला है। इसके ऊपर रीस्टार्ट भी कर लेते हैं सर्विसेज को। चाहे तो हम कमांड से भी कर सकते थे और यहाँ से भी कर सकते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि वो वाला पोर्ट चला कि नहीं चला। वो पोर्ट चल गया तो मतलब ऑलमोस्ट हमारा काम बन जाएगा। ये देखिए 5986। तो ये डिफरेंस है हमारे डायग्नोस करने के तरीके में। अगर आप इस पर गिव अप नहीं करेंगे और लगे ही रहेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन पे लगे रहेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ये आपको आराम से, बिल्कुल पेशेंस से या धैर्य रख के आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये क्या एरर है, क्यों एरर है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आपके पास 3-4 एरर दे रहा है तो पहले एक एरर को पकड़ो, फिर दूसरे को पकड़ो, फिर तीसरे को पकड़ो, ऐसे करके चलो। और ये जो एक्स्ट्रा आपको कमांड का जो नॉलेज, जैसे कि ये है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने से पोर्ट्स ही चेक किए, मुझे ये पता चला कि 5986 भी एक पोर्ट होता है जिसपे हमारा सर्टिफिकेट के थ्रू सिक्योर्ड वे में चलता है। तो वो तरीका था करने का। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। अभी भी कुछ आ रहा है ये, तो इसको फिर डायग्नोस करते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। फिलहाल यहाँ पे तो हमने देखा ये चल गया है, और अगर मैं इसको टेलनेट करूँ 5986 पे तो चलना चाहिए। देखिए चल रहा है ये, 5986 पे भी ये चलने लग गया है। आगे की और भी जो प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं
और उसके हिसाब से उसको ठीक करते हैं। बस आपको गिव अप नहीं करना और इसको देखते रहना है कि कैसे कैसे ये होता है, और ख़ुद करके भी देखना है। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसको कि और किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे सर्विसेज जो कमांड है सर्विसेज के, वो एक बार टेस्ट करने के। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो विन आरएम की सर्विसेज से किया था, और मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि जो कर्वरोस है ठीक है, नेगोशिएट ठीक है, और दोनों पोर्ट मेरे चल रहे हैं। तो मुझे तो अलाउ रिमोट एक्सेस टू ये भी सही है, तो ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी HTTPS लिसनर को ट्रू किया गया है, ये भी ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। एक बार लिसनर को भी चेक करते हैं कि लिसनर अब क्या कहता है। तो इसका कमांड है विन आरएम NU, या इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या -e भी लिख सकते हैं। enumerate winrm/config/listener, ऐसा कुछ। तो जो मेरा लिसनर क्या कह रहा है कि लिसनर जो है ये एक HTTPS पे भी चला हुआ है और एक यहाँ पे भी चला हुआ है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी में भी चल रहा है ये, और एक जो पोर्ट होता है उसमें भी चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है, ये कंपैटिबिलिटी में चल रहा है, ये वो है, और ये ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे ऑलमोस्ट सब चीज़ सही लग रहा है। एक बार कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा जो कमांड है, मैं आपको बताना चाहता था कि ये मेरा कमांड था, ठीक है। और मेरा जो IP एड्रेस है 192.168.1.13 यही था। अभी यहाँ पे क्रेडेंशियल बोल रहा है, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने किया। अभी जो मेरे को जो मेन जो एरर है, कनेक्टिंग टू फेल्ड फॉलोइंग एरर क्या आ रहा है, विन आरएम का एरर था पहले, विन आरएम चल रहा है यहाँ पे, मैंने अच्छे से चेक कर लिया। दूसरा, HTTPS ट्रांसपोर्ट मस्ट यूज डेस्टिनेशन मशीन एडेड टू द ट्रस्टेड होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। तो मतलब ये जो है वो ट्रस्टेड होस्ट में भी होना चाहिए कि ये चीज़ बोल रहा है, और उसके लिए ये कमांड बोल रहा है ट्रस्टेड होस्ट में डालने के लिए। तो ट्रस्टेड होस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ लॉगिन, पहला चीज़ तो ये है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जैसे एक क्रेडेंशियल भी, जैसे क्रेडेंशियल है, ठीक है, ये बोल रहा है कि न्यू PS सेशन, कंप्यूटर का नेम ये, या आप ये कह लें कि इसको IP एड्रेस और एक क्रेडेंशियल। पहला चीज़ आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि मैं अगर यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ तो ये मेरा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, और वो रिमोटली जो जा रहा है, जिस पे कनेक्ट कर रहा है, तो वो इसी के यूज़र नेम पासवर्ड से कर रहा है ना। यहाँ पे पूछ तो नहीं, जैसे RDP में पूछता है ना, प्रॉपर RDP में पूछेगा कि कौन सा यूज़र नेम कौन सा पासवर्ड, ये यहाँ पे नहीं पूछ रहा। तो उसके लिए क्या किया है कि क्रेडेंशियल करके ना एक हमने एक यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया और बोल दिया कि SSL पे ही कनेक्ट करना, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, और जो हम सर्वर का क्रेडेंशियल हम वही यूज़ करेंगे। तो ये हो गया मेरे सर्वर का। अब देखते हैं अब क्या कहता है। हाँ, तो यहाँ तक ठीक था मेरा। फॉलोइंग, अब नया एरर आ गया। नया एरर क्या बता, सर्वर सर्टिफिकेट ऑन द डेस्टिनेशन कंप्यूटर ये हैज़ बीन एरर्स। क्या एरर है, अच्छा ये सेल्फ साइन का एरर है। अब सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्या होता है ना, कि वो किसी भी जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है उससे साइन नहीं होता, तो वो उसको अनट्रस्टेड बोलते हैं। तो वो लोकल में चलता है ऐसे, मतलब लोकल पे आप कर सकते हो, जैसे आप कोई वेबसाइट खोला, आपने सर्टिफिकेट कह रहा है तो इग्नोर करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि इसको आप इग्नोर कर सको, ठीक है। तो उसके लिए एक ना कमांड आता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कमांड है। यहाँ पे पेश करके ये वाला सिस्टम नेट डॉट सर्विस पॉइंट मैनेजर और सर्वर सर्टिफिकेट वैलिडेशन, इसको आपको कॉलबैक जो है ट्रू कर देना है। तो ये एक कमांड आता है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, एक और तरीका क्या है, या नॉन सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोल रहा है, मतलब
CA का भी एरर है और CN का भी है, कॉमन नेम का भी एरर है। अब कॉमन नेम क्या होता है, ये देखो, ये यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जैसे कि इसको हम डीप में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये आगे और भी देखेंगे, ये पूरा क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, विंडोज़ से कुछ खास नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे एरर्स आते रहते हैं। जितना डीप में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा भी मुश्किल जाएगा, लेकिन जब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सिंपल होते जाएगा कि विंडोज़ का सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, लाइनक्स का कितना काम कैसे काम करता है। तो ये दो एरर मुझे बता रहा है, एक तो ये बोल रहा है कि जो सर्टिफिकेट का जो अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट की अथॉरिटी क्या होती है और कॉमन नेम क्या होता है, ये दोनों आपको समझना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट जो है, जो जो रूट सर्टिफिकेट वाले होते हैं, जैसे डिजीसर्ट है, तो डिजीसर्ट क्या है, वो अथॉरिटी है ना। तो उन्होंने वो जो है वो अननोन बता रहा है, वो इसलिए क्योंकि सेल्फ साइंड है, ये तो समझ आ गया। दूसरा एक चीज़ ये भी बता रहा है कि ये जो होस्ट नेम है सर्टिफिकेट का, ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैच क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको ये देख सकता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे तो हमने SSL का जो था, इस प्रॉब्लम से, ये देखो, अगर मैं इसको क्लिक कर यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मेरा चल जाएगा और ये इग्नोर हो जाएगा, सेल्फ साइन जो भी है ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक बार सर्टिफिकेट मैनेजर में जाता हूँ। सर्टिफिकेट मैनेजर के क्या करना पड़ेगा मुझे, एक बार MMC खोलते हैं यहाँ पे, एक बार इसके सर्टिफिकेट को समझते हैं कि इसके सर्टिफिकेट के अंदर है क्या चीज़ और जो यहाँ पे नहीं है। तो ऐड रिमूव स्नैपिंग करूँगा, ये सर्टिफिकेट्स होता है। अब सर्टिफिकेट के थ्रू ही ये एक्चुअल में इंक्रिप्ट होगा ना, तो सर्टिफिकेट में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। मैंने लोकल कंप्यूटर कर दिया, मैंने फिनिश कर दिया यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ सर्टिफिकेट को मैं इसके अंदर ले आऊँ। सॉरी, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, बस मुझे ओके करना है। ओके करने के बाद जो सर्टिफिकेट हमने नया बनाया था वो है कहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ये है कि ये जो सर्टिफिकेट मैं ओपन करता हूँ, तो डिटेल्स है, सर्टिफिकेशन पाथ है। देखिए ये क्रॉस लिखा रहा है ना, ये अनट्रस्टेड है, इसलिए बोल रहा है दिस ये रूट सर्टिफिकेट इज़ नॉट ट्रस्टेड बिकॉज इट इज़ नॉट इन द ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट। तो एक इसका सिंपल सा बाईपास करने का तरीका ये है कि हम अगर SSL भी चाहते हैं और सर्टिफिकेट को भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये है कि जो रिमोट सर्वर पर बना हुआ सर्टिफिकेट, उसको हम अपने सिस्टम पे ट्रस्ट कर लें। ट्रस्ट करने का मतलब होता है इसको यहाँ से हम उठा लें और अपने सिस्टम पे एक ट्रस्टेड नाम का होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रस्टेड है ना, ये देखिए, आपको आप कभी भी सर्टिफिकेट मैनेजर खोलोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे कई सारे ना ट्रस्टेड ऑलरेडी होते हैं, बहुत सारे ट्रस्टेड होते हैं। जैसे ये ना डिजीसर्ट के जितने कितने सारे CA हैं देख लो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और भी आपको कई सारे सिमेंटेक के मिलेंगे। तो ये ट्रस्टेड है, मतलब आपके सिस्टम में ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट होते हैं कि जो इससे जो निकलने वाले जो सर्टिफिकेट है, जो हम लोग को किसी डोमेन नेम का सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वो इनसे ही ट्रस्ट होता है। मतलब लोकल सिस्टम में आपका जो जो क्या देखिए ट्रस्ट है, अब यहाँ पे अगर ट्रस्ट में ऑलरेडी है और इसके इसी से निकला हुआ कोई और सर्टिफिकेट है तो वो भी ट्रस्ट में आएगा ना। तो इसको और अच्छे से डीप में हम आगे पढ़ेंगे, बाकी सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आपके ट्रस्टेड रूट जो होता है ना, इसके अथॉरिटी के अंदर जितने भी होते हैं आपके, ये सब ट्रस्टेड ही होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रस्टेड पब्लिशर होते हैं, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स के अलग से होते हैं, इंटरप्राइज के अलग से होते हैं। तो फिलहाल ट्रस्टेड है, तो ये अगर मैं इस पर ना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे नहीं, सर्टिफिकेट तो मेरा यहाँ पे है, अब मैं किसी रिमोट सिस्टम से तो कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सर्टिफिकेट अगर मेरे सिस्टम के अंदर भी होंगे, ठीक है, और वो ट्रस्टेड होंगे, तो इस सर्टिफिकेट को वो ट्रस्ट कर लेगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसको राइट क्लिक करके ऑल टास्क, और मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। मैं एक्सपोर्ट करूँगा इसको नेक्स्ट करके, प्राइवेट की को, ठीक है, मैं फ़िलहाल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, इस सिचुएशन में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो PFX फॉर्मेट में मेरे सर्टिफिकेट को करेगा ये, और एक पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो फ़िलहाल मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। ऐसे मैं एक पासवर्ड दे दूँगा, और यहाँ पे फ़ाइल कहाँ पे मुझे सेव करना है, वो फाइल का मैं दे दूँगा पाथ, और ये इसको मैं सेव कर लूँगा। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करके देखता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ना इसको सेव किया हुआ है, तो आपको दिखेगा। ये देखिए, मैंने इसको क्या किया ना, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रखा है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको उठा के अपने सिस्टम में मैं लाऊंगा, और सिस्टम में लाके मुझे क्या करना पड़ेगा। अब जैसे मेरा जो सिस्टम है, ये रही विंडोज़ की बात, और फिलहाल लाइनक्स को अभी मिनिमाइज़ में कर देता हूँ ताकि कुछ वो ना हो। ये मेरा अभी होस्ट सिस्टम है, मतलब मेरा विंडोज़ 11 सिस्टम है, और ये मेरा और सर्वर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी सर्टिफिकेट मैनेजर खोलूँगा। तो
विंडोज़ और आर दबाएंगे तो रन खुल जाएगा। रन में एमएमसी टाइप करेंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे भी एमएमसी टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, वहाँ वो जो सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करने के लिए जो रिमोट सर्वर का, क्योंकि वो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है उसका होस्ट नेम वगैरह काफ़ी कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है बार बार। तो मैं एक और इसको तरीका ये करता हूँ, जो सर्टिफिकेट मैनेजर है ना, मैं वो खोल लेता हूँ। ये रहा सर्टिफिकेट मैनेजर मेरा, और यहाँ पे जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट के अंदर उसको डाल दूँगा। ये देखिए कितने सारे सर्टिफिकेट थे मेरे पास यहाँ पे, और मैं क्या करना है, मुझे वो जो सर्टिफिकेट है उसको ट्रस्ट के अंदर मुझे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे और पे जाऊँगा, इंपोर्ट पे जाऊँगा। इंपोर्ट पे जाके जैसे करंट यूज़र लिखा रहा है, गलत लिखा रहा है, एक्चुअल में इसको मुझे ना लोकल एडमिन से ही खोलना पड़ेगा। तो ये मैं कर दिया एमएमसी, और ये आ गया मेरा। यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, स्नैप इन डालूँगा। स्नैप इन क्या है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इसके ना ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजमेंट कंसोल्स के मॉड्यूल्स होते हैं, उसको आप एक एक करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको स्पेसिफिक कोई यूज़ करना है, तो मैंने जैसे ये सर्टिफिकेट्स को मैंने यूज़ करने के लिए इसको कर लिया, और एक कंप्यूटर अकाउंट कर दिया मैंने। इसके भी अलग मायने हैं, सर्विस अकाउंट के अलग है, माई यूज़र के अलग है, तो ये सिर्फ यूज़र से रिलेटेड बताएगा। तो कंप्यूटर अकाउंट मतलब पूरे फुल कंप्यूटर का, ये मैंने कर लिया। लोकल कंप्यूटर ही मुझे करना है, फिनिश पे कर लिया। ये सर्टिफिकेट मेरा आ गया, यहाँ पे ओके कर दूँगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसको आप सेव भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, ठीक है। और जैसे आपको कोई स्नैप इन तुरंत खोलना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा वो। तो ये इसका भी काम आता है। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट है, ट्रस्टेड पब्लिशर्स है, तो फिलहाल मैं रूट सर्टिफिकेट में डालने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना है मुझे एक्चुअली में। तो और कुछ एक्शंस देखते हैं यहाँ पे। ऑल टास्क के अंदर एक्सपोर्ट ही दिखा रहा है, रुको आप इसको करो थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है ना, इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ तक तो है हमारे पास, थोड़ा सा और नीचे के देखते हैं। नहीं, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह मुझे मिला है। यहाँ पे खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये कुछ अलग मेन्यू दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया इंपोर्ट। तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आ गया लोकल मशीन, क्योंकि मैंने इसको कंप्यूटर से खोला था, मैंने कंप्यूटर अकाउंट से, तो नेक्स्ट किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा वाला जो विंडोज़ वाला जो सर्टिफिकेट फ़ाइल है, मुझे इंपोर्ट करना है। तो जैसे भी यहाँ दिखा नहीं रहा, तो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है PFX है, और ये CR है अभी। तो मैं इसको ऑल फाइल्स करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मेरा, ये देखिए विंडसर्ट आ गया, ये मैंने क्लिक कर दिया, और नेक्स्ट। पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड डाला था वो आपको भूलना नहीं है, वो आपको डालना ही डालना है, उसके बिना ये चलेगा नहीं। नेक्स्ट कर दिया मैंने, और देखिए ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ में इसको मैंने डाल दिया, फिनिश कर दिया, और ये इंपोर्ट। तो मैं देखूंगा मेरा जो ये देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है। अब मैं सर्टिफिकेशन पाथ पे जाऊंगा, ये देखिए इसको मैंने सर्टिफिकेट इस ओके बोल दिया। ये ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने ट्रस्ट किया इसको। इस डायरेक्टरी के अंदर आप जो भी सर्टिफिकेट डालेंगे वो ट्रस्टेड हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो अब ये सही दिखा रहा है। तो चलो सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम तो मैंने एक बार सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो था हमारा, फिर से एक बार करके देखते हैं अब क्या एरर दे रहा है। यूज़र नेम हमने ठीक कर लिया, ये यूज़र नेम का जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक कर लिया। जो अब इस सर्वर से रिलेटेड जो हमारा यूज़र नेम है वही चलेगा, ठीक है। साथ में मैंने इसके सर्टिफिकेट को भी ट्रस्ट कर लिया। अब ये भी देख लेते हैं। पासवर्ड डाल देता हूँ सर्वर का, ये। अब देखिए अब क्या कहता है, अभी कुछ और एरर आ गया है। ये देखिए अभी भी ये क्या कह रहा है, ये दैट डज नॉट मैच द होस्ट नेम। अच्छा तो अभी हम क्या है ना, जो होस्ट नेम है, ये होस्ट नेम हमारा ये है, ये वाला होस्ट नेम है। तो इससे एक्चुअली में हम ये नेम मैच करना चाहिए, जो मुझे लगता है उसके हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक होस्ट नेम डाल देता हूँ, WIN विन माइनस QEMJV9V8SMQ, ये मैंने डाल दिया। और ये फिर से मैं यूज़र नेम डाल रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाल देता हूँ, ये रहा। अब देखते हैं, अब देखिए ये हो गया कनेक्ट।
ठीक है। एक चीज़ और भी है जो मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार ये होता है कि ये जो सिस्टम होता है ना, ये सिस्टम है, मैं इसको अगर पिंग करूँ तो अभी क्या है, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये इस पर पिंग हो रहा है, मतलब जा रहा है। ये एक्चुअली मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नेटवर्किंग हो रखी है, डॉकर वगैरह और भी डले हुए हैं, तो उसकी वजह से ना ये अपने आप इसको रिजॉल्व कर लिया। अगर रिजॉल्व नहीं करता, जैसे हम पिंग करते हैं, सिस्टम का नाम डालते हैं और रिजॉल्व नहीं करता, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा डीएनएस नहीं चल रहा। अब डीएनएस क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका बस यही है, आप अपने होस्ट फाइल में जाओ। जैसे अगर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, तो आप जैसे होस्ट फाइल में जाओगे ना, ये होता है आपका सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स के अंदर ETC नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर एक फाइल होता है, सिर्फ होस्ट लिखा होता है, उसके अंदर कोई, उसके आगे कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं होता। तो उस फाइल को आप खोलोगे तो वो एक्चुअली में आपके ना लोकल होस्ट का जो भी मतलब होस्ट फाइल कहने का मतलब वो आपको रिजॉल्व, मतलब लोकल रिजॉल्व करने का काम आता है। तो उसके अंदर आप एंट्री कर दोगे ना कि इस फाइल को, सॉरी, इस कंप्यूटर नेम को आप रिजॉल्व कर दो IP में, तो वो क्या करेगा, ये जो आपका है इसके IP में इसको रिजॉल्व कर देगा इसमें। तो उससे क्या होगा, जब भी आप पिंग करोगे इस IP को, तो एक्चुअली में इस मशीन नेम को, तो वो उसमें आपके IP में अपने आप चला जाएगा। तो एक यो भी तरीका होता है। तो उसी तरीके से ये अभी क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया और ये कनेक्ट भी हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट जो है ओपन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि ये वैसे SSH की तरह नहीं चलता। अब यहाँ पे क्या है, आपने जैसे ओपन कर दिया ना, तो आपको कुछ और कमांड्स वगैरह आपको समझने पड़ेंगे और सीखने पड़ेंगे कि ये किस तरीके से जो कमांड है हमारा उसको ये चलाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कुछ कमांड वगैरह देना है इसके अंदर, कि मैं चाहता हूँ कि कुछ इसके अंदर मैं करूँ, है ना, तो उसके भी कई सारे तरीके हैं करने के। फ़िलहाल मैं एक आपको कमांड बता सकता हूँ, मतलब एक नहीं, मतलब कई सारे ऐसे कमांड हैं आपके जो आपको काफ़ी मतलब यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। आप रिमोटली कैसे कोई भी पावर सेल का कमांड है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे जो होस्ट फाइल है उसकी एंट्री हम कैसे कर सकते हैं, साथ में और भी काफ़ी सारे हैं। तो ऑलमोस्ट हर काम आप पावर सेल के थ्रू कर सकते हो। मान के चलो आपका GUI नहीं है और आप चाहते हो कि होस्ट फाइल में एंट्री करें, तो एक कमांड मुझे मैंने भी खोजा है नेट से, वो ये है ऐड कंटेंट, ये इन्वायरमेंट सिस्टम रूट। सिस्टम रूट के अंदर जो है, सिस्टम रूट कहने का मतलब यहाँ पे आपका जो C ड्राइव है, C विंडोज़ को सिस्टम रूट कहते हैं, इन्वायरमेंट से उठाया है इसने। सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर्स ETC होस्ट के अंदर ये वाला एंट्री डाल दो। अब ये क्या, ये IP है, तो मेरे केस में क्या होता है ना, ये मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो ये होता है 192.168.1.13 ये, और मेरा होस्ट नेम, मतलब ये सिस्टम का नाम जो हमने डाला है ना, ये कन्फिग करके ये वाला जो ये डाला हमने WIN करके, जो मेरा सिस्टम का नाम है। तो मैं जैसे मैं चलाऊँगा तो क्या करेगा, ये इस फाइल के अंदर, होस्ट फाइल के अंदर ये एक एंट्री डाल देगा। तो ये ऐड कंटेंट कमांड ये भी काम आता है। तो मतलब पावर सेल ऑलमोस्ट हर काम करता है, बस कमांड याद रखें थोड़ा मुश्किल है। और अब जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वायरमेंट पे हो। अगर विंडोज़ में हो तो आपको पावर सेल से बहुत काम पड़ेंगे और ये आपको कमांड याद रखने होंगे। अगर आप लाइनक्स पे हो तो उसके कमांड थोड़े अलग होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़े सिंपल होते हैं। काफ़ी मतलब मोस्टली लोग क्या है, लाइनक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको ज़बानी याद होता है सब चीज़ें, और काम करने से होता है सब चीज़ें। जितना आप काम करेंगे उतना आपको ये सब याद होगा। तो इस तरीके से आप ना होस्ट फाइल आप फ़िलहाल एक ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे मेरा अगर वो जो रिमोट जो मेरा कनेक्शन था, अगर वो हो गया है मेरा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये अगर ये हो गया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई कमांड वगैरह आप डाल सकते हो। मतलब कमांड जैसे रिमोटली आपको एग्जीक्यूट करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या है, जैसे कि मुझे अब ये उस प्रॉम्प्ट पे तो नहीं गया है, लेकिन जैसे अगर मैं ये कुछ कमांड वगैरह डालना चाहता हूँ, ठीक है,
तो इस तरीके से आप कमांड वगैरह भी डाल सकते हैं। इन्वोक कमांड बोल रहा है, कंप्यूटर नेम ये यूज SSL, स्क्रिप्ट ब्लॉक, गेट प्रोसेस, तो गेट प्रोसेस है वो डालने को बोल रहा है, फिर गेट क्रेडेंशियल्स है। तो ऐसे कई सारे आपको कमांड्स हैं जो इस तरीके से आप इस पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो इसमें इस तरीके से आपके पावर सेल में PS रिमोटिंग चलता है। तो अभी हम फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो PS सेशन है वो क्रिएट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा विंडोज़ 11 है, WinRM11 लिखा हुआ है, ये रिमोट सिस्टम का नाम है, ये रिमोट मशीन है, ये ओपन स्टेट में है और पावर सेल के थ्रू ये कनेक्ट किया है इससे, ठीक है। अब ये तो नया जो पावर सेल का सेशन था ये वो है। अब हम चाहें तो इसके अंदर हम एंटर भी कर सकते हैं। एंटर जैसे कि SSH में होता है वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एंटर भी कर लें। तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे जो मेरा सिस्टम का नाम है वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो ये मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, ADMINSTRATOR ये मेरा यूज़र नेम था और ये मेरा पासवर्ड था, ठीक है। अभी भी ये कुछ एरर दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि SSL मैंने लगाया नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -use SSL, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, देखिए अब ये क्या हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारे लाइनक्स में होता था ये बिल्कुल वैसे ही चेंज हो गया। ये सिस्टम का नाम चेंज हो गया और मेरा प्रॉम्प्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूँ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो CD डॉक्यूमेंट्स करूँ, ठीक है, dir करूँ, तो यहाँ पे एक WinCRT नाम का एक पड़ा हुआ है। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे करके देखूँ तो देख रहे हैं ये बिल्कुल उससे मैच खा रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ नोटपैड test.txt, ठीक है, तो इसको फ़िलहाल सेव कर देता हूँ, या यहाँ पे कुछ लिख के इसको सेव कर दिया मैंने, क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं dir चलाऊँ तो मेरे पास 2 फाइल आ गए test.txt। ये रिमोट सिस्टम में आप करते हुए दिखा रहा हूँ मैं, ये रिमोटली पावर सेल से इसको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी dir चलाता हूँ, देखिए तो यहाँ पे भी, तो कहने का मतलब अब जैसे ये इसका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि हम PS सेशन के अंदर घुस गए। पहले हमने नया सेशन बनाया था, अब हम उसके अंदर घुस के जो भी काम आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब आपको सिस्टम में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइनक्स की तरह, ठीक है। तो ये काफ़ी टीडियस होता है इसको सेट करना, बट एक बार आपको आगे अच्छे से करना तो आप फिर करते रहोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो सिंपल तरीके से। आपको पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जैसे अभी हमने डायग्नोस किया ना, एक एक चीज़ को डायग्नोस किया कि WinRM चल रहा नहीं चल रहा, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी चीज़ें हैं आपको पहले से जानना चाहिए। SSL को आपको अच्छे से समझना चाहिए। पावर सेल अगर रिमोटली कनेक्ट करते हो तो वो जो सर्टिफिकेट है उसको चेक करता है कि वो साइंड है कि नहीं है, अनट्रस्टेड तो नहीं है। अगर अनट्रस्टेड है तो करेगा नहीं। तो ये सब चीज़ों को बाईपास करने का तरीका भी होना चाहिए। आपको गूगल पे अच्छे से सर्च करने भी आना चाहिए कि किस तरीके से ये सब जितनी प्रॉब्लम्स है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने जैसे OpenSSH में जैसे किया था लाइनक्स के अंदर, वो सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट बिल्कुल लाइनक्स की तरह ही इसको भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। और कभी भी हम जैसे हमारा ये पुट्टी चलता है SSH क्लाइंट, वैसे हमारा ये पावर सेल भी ये आपको चलता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हैं, इसके हिसाब से हम आगे भी काम करेंगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे। मोस्टली हम पावर सेल का यूज़ थोड़ा कम करेंगे, लाइनक्स पे ज़्यादा करेंगे। बाकी कंपेयर करने के लिए जैसे जब जब ज़रूरत पड़ी वो हम करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने विंडोज़ सर्वर वगैरह काफ़ी कॉन्फ़िगर कर लिया और थोड़ा हमने इस पे कोशिश किया कुछ ट्रबल शूट करने के लिए। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि हमने लाइनक्स में क्या किया, सिर्फ 1-2 कमांड डाले और सब चीज़ अपने आप हो गया, या अपने आप ही आपको वो करके दे दिया उसने। लेकिन विंडोज़ में करने में थोड़ा ये काफ़ी हमें दिक्कत देने लग गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर इसको चाहते तो विंडोज़ वाले इसको और भी ऑटोमेट कर सकते थे, बट वो
अभी भी इसमें पीछे हैं मान के चलें, या उनका अप्रोच ही अलग है। तो और भी हम ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।